हम उसको हर शुक्रवार को ही किया करेंगे। समय आगे पीछे किया जा सकता है क्योंकि अब लगभग लॉकडाउन नॉर्मल होता जा रहा है और सब स्थितियां सामान्य होती जा रही है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए माँ सरस्वती की वंदना से आज के क्लास को आरंभ करते हैं। राजेश राठौर जी, माँ सरस्वती। थैंक यू, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दमानी से आगे है। कैसा लग रहा है सर आपका हाल चाल? आपको बताइए, हाल चाल कैसे हैं? ठीक है, दुखी हैं, कैसे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, अरे बोलो तो सही, क्या हाल चाल है? हाँ जी दमानी जी, आवाज आ रही है। आ रही है ना? राजेश, ठीक है। चैट बॉक्स बंद है क्या? लोग कुछ बोल नहीं चैट रहे। बॉक्स चालू है। अब बोले। अरे क्या हो गया भक्तों, चुप कैसे बैठे हो? चैट बॉक्स में लिखो। तुम्हारे क्या हाल चाल है बताओ भाई। सब चुप होके बैठे हैं, खामोश होके बैठे, सब दुखी हो रखे हैं। क्यों दुखी होंगे भाई? ओके, अब करंट आया थोड़ा, अब करंट आया। संजीव मिश्रा बोले हैं, चंद्रभान जी बोले हैं, टीके श्रीवास्तव बोले हैं, मनोज बोले हैं। अब तो कुछ बोले हैं, कुछ लगा है कि क्लास शुरू हो गई है, नहीं तो चुपचाप बैठ के मनमोहन सिंह बन के बैठे हैं सब लोग। अरे भाई मनमोहन सिंह नहीं बनना, अब मोदी का जमाना है, कुछ तो बोलो भक्तों। अब बोले, अब बोले बोले। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। नमस्ते भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास मेरी हालत भिलनी के जैसी हो रखी है। जैसे भिलनी के घर राम आए थे तो भिलनी को ये समझ नहीं आया कि क्या करूं, आंखों में से आंसू थे, भाव से भरी हुई थी। आज राजेश चेतन एफपीआरटी प्रेसिडेंट, हालत ऐसी ही है। लग रहा है कि मेरे आने में राम आ गए, तो एडवाइजर हैं या बहुत बड़े इंसान हैं। सौभाग्य ये रहा कि बंबई के अंदर एक होटल के कमरे में उनके साथ सर राजेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजेश आवाज सर, बहुत डिस्टर्ब है। राजेश सर, अतुल जी आप बोलो, लग रहा है उनकी वो नेटवर्क चला गया है? उनका नेटवर्क चला गया लग रहा है। कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। हाँ। 1.5 घंटे की क्लास आपका जीवन को बदल देगी। तो आज हम दमानी जी को सुनेंगे और मैं आपको अवसर भी दूंगा कि 10-5 मिनट आखिरी में आप उनसे बात भी कर पाएंगे, ये भी मैं आपको अवसर दूंगा। आइए, मैं चाहता हूं कि आगे क्या दमानी जी, आगे बोलिए। आगे मैं चाहता हूं कि भाई साहब, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही थी आपके? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कलकत्ता में आफ्टर साइक्लोन। कलकत्ता में तो हालत इस समय, आपकी हालत कैसी है भाई साहब? वैसे तूफान चला गया सब? तूफान चला गया किंतु काफी नुकसान करके गया। नुकसान करके गया है, तो आप तो वो भी थोड़ा बताएंगे आप हमारे को, हालत कैसी है कलकत्ता की? दोस्तों अब आइए, मैं चाहूंगा रमेश दमानी जी का विधिवत परिचय देने के लिए एफपीआरटी के डायनेमिक ट्रेजरर भाई अतुल जैन, जो कि जनरल इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट के किंग हैं, जिनके पास 5 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोफाइल है। मैं चाहता हूं कि वही परिचय दें आदरणीय रमेश दमानी जी का। अतुल जैन। धन्यवाद राजेश चेतन सर। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे इतनी डायनेमिक पर्सनैलिटी के बारे में बोलने का मौका मिला है और मैं एफपीआरटी और पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं आज का ये अवसर देने के लिए। सर आज जो हमारे साथ जो आज चर्चा में रहेंगे वो एक इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उनके नाम 33 एमडीआरटी हैं, 15 सीओटी हैं और 8 टीओटी हैं। वो इतने सालों से कंटिन्यूस एलआईसी के अंदर बहुत ही अच्छा काम करते आ रहे हैं और ये जो काम है उनका, आपको ये अगली बात है वो उस पर और ज्यादा वजन डालेगी
ये सारा काम जो LIC में किया गया है ये पार्ट टाइम काम है। अब आप सोचिए कि फुल टाइम काम में क्या हो रहा होगा। तो धमानी सर का जो असली जो मेन जो काम है वो पूरा जनरल इंश्योरेंस का है, मैरीन का, फायर के, वो और एक स्काइकोपीडिया है। इतना अच्छा नॉलेज है कि कोई भी फायर का क्लेम हो दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, जब भी कभी फायर के क्लेम में कभी भी किसी भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम होती है तो धमानी सर के पास फोन जाता है। बहुत बड़े पोर्टफोलियो पे काम करते हैं और ICICI लोम्बार्ड के वो बोर्ड मेंबर हैं। मतलब एक प्राइवेट कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रहना एक कितनी बड़ी गर्व की बात है, ये अपने आप को समझ आनी चाहिए। और इससे मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि धमानी सर का टाइम हम लोगों सब लोगों से बहुत ज्यादा कीमती है, हम चाहेंगे आगे की जो बात है हम धमानी सर से सुने। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में वेलकम करके उनका स्वागत कीजिए। Over to Dhamani sir, please. नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और राजेश भाई का आग्रह था और काफी बार उन्होंने हमको बोला भी कि FPRT के कन्वेंशन पर आइए, पर किसी कारणवश मैं उपस्थित नहीं हो सका। क्या तो मैं फॉरेन ट्रैवल कर रहा था, लास्ट ईयर का भी नवंबर में था, तो आई वाज नॉट इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि हमको आपके साथ जुड़ना है, तो ये मेरी बहुत खुशी की बात है, अपने मित्रों और भाइयों के साथ में बैठा हूँ। और थैंक्स टू राजेश भाई, और सबसे बड़ा धन्यवाद राजेश भाई को इसके लिए देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने 50 दिन तक जो परसों उन्होंने बनाया 50वां उत्सव सुबह का प्रातःकालीन, उनके लिए मैं चाहूंगा कि सब कोई क्लैपिंग करें। इतना बड़ा योगदान समाज को देना, देश को देना, और ये जो काम किया है मेरे लिए इसके लिए प्रेरणा बने कि भाई अपना समय निकाल करके सब लोगों का समय सुधारना। और हमको भारत में नहीं, इन्होंने अमेरिका तक भ्रमण करा दिया। अमेरिका के बड़े से बड़े नॉलेजेबल लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना, और ऐसे लोगों को लाया कि जो इम्पॉसिबल थे, लाइक स्नेह देसाई साहब, जो मोस्ट डिफिकल्ट टू अप्रोच आज की तारीख में, और ऐसे ऐसे वक्ताओं को सुना है जिससे हमारे जीवन में काफी बदलाव आएगा। तो मैं नियम से 8 से 9 इनका रोज प्रोग्राम सुनता हूं, चाहे मेरे मन लायक हो चाहे नहीं हो, पर कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि जो एक दूसरे पर था, सब अपने आप में अद्भुत प्रोग्राम थे। तो थैंक यू राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोगों का आपने प्रेरित किया, काफी ज्ञान दिया, और आगे आपसे प्रेरणा मिलती रहे। भगवान आपको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे, हम सब आपकी मंगल कामना करते हैं। थैंक यू राजेश भाई। चलिए, हमको उन्होंने कहा कि कुछ शेयर करिए अपने विचारों को। दोस्तों, मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ ही एक ही नौका में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस आप बेचते हो वही भी मैं ही बेचता हूँ। हमारे लिए कोई भी अलग प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग एक ही किताब, एक ही रेट, एक ही प्लान को बेचते हैं। कोई सक्सेसफुल होता है, कोई नहीं होता है, चीज वही है। चाहे वे हमसे खरीदे चाहे कहीं से खरीदे, स्टैंडर्ड प्राइस, फिक्स प्राइस। तो क्यों नहीं हम पूरा बेच पाते हैं? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम क्यों नहीं बड़ा काम कर पाते हैं, या हम कहाँ फेल कर जाते हैं। दोस्तों, मैं जरूर कहूंगा कि आज अपना FPRT जो भी कुछ है, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इससे हम लोग कुछ भी सीख सकते हैं। नॉलेज लेने में जो हमको कॉन्फिडेंस गेन होता है, उसका कोई जोड़ा नहीं है। हम आज तक दोस्तों, जो भी क्लाइंट को प्लान बेचता हूँ, इंश्योरेंस बेचता हूँ, मैंने आज तक अपनी मैनुअल नहीं खोली है। आई हैव नेवर ओपन माई बुक कि ये प्लान देना है, ये रेट है, ये चार्ज है, कुछ नहीं। मैं स्ट्रेट अवे बात करता हूँ कि भाई इंश्योरेंस क्यों दरकार है। मैं जरूर अपना करियर जब स्टार्ट किया था, मैं दोस्तों 5,000 की भी पॉलिसी बेचा, 10,000 की भी बेचा जो आजकल नहीं है, और क्वार्टरली भी बेचा पॉलिसी। मेरे पास ऐसे क्लाइंट है जिनका मैं क्वार्टरली 125 रुपया या 124 रुपया प्रीमियम मैं जमा देता था, उनसे जाके घर से कलेक्शन करता था। और दोस्तों, आज उस परिवार मेरी 10-10 करोड़ की पॉलिसी है। हम लोग कभी सोचते हैं कि हमको HNI क्लाइंट कैसे मिले। यदि HNI क्लाइंट के पीछे ही दौड़ता तो जियो कंपनी स्मॉल सब्सक्राइबर को नहीं लाती। आज जियो बड़ा है तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल सब्सक्राइबर। तो कभी HNI की डिफिनेशन ये नहीं होती कि HNI के पीछे दौड़ना है। मैं ये जानता हूं कि मेरा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्लाइंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सम एश्योर्ड, ही इज HNI फॉर मी। यदि मुझको भी 1 लाख की पॉलिसी देता है, वे मेरे लिए HNI है। क्योंकि हमको ये पता नहीं कि हमारा चाय वाला कब प्रधानमंत्री बन जाए।
यदि हम चाय वाले के साथ जुड़े रहते तो हम आज मोदी जी के साथ रहे होते, पर चाय वालों को चाय वाला समझ दिया होता तो हम आज कहीं के नहीं रहते। तो दोस्तों, मेरे लिए कभी भी ये आज तक परिभाषा नहीं है कि HNI कौन है। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे केस मैंने किए हैं कि जय मुझको बड़े केस मिले बिकॉज ऑफ द स्मॉल क्लाइंट। मैं जब कैरियर स्टार्ट किया था दोस्तों, मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, और 6 साल की नौकरी के बाद में मैंने रिजाइन किया। मुझको बाबूजी ने प्रेरणा दी कि भाई नौकरी ना करी, नौकरी करोगे तो इसकी उन्नति नहीं होगी, तुम्हारी इनकम सीमित रहेगी। यदि असीमित इनकम चाहते हो तो एक फ्रीलांसर के नाते LIC की एजेंसी लो और तुम काम करो। तो दोस्तों, उन्होंने काफी प्रेरणा दी और रेजिग्नेशन करने में मुझको 6 महीना लगा। मैं 84 की बात बता रहा हूँ, जब 78 से 84 6 साल काम किया इंश्योरेंस कंपनी में, जो कि भारत सरकार की नौकरी थी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। और जब मैंने ज्वाइन किया था, जब नौकरी मिली थी तो 250 रुपया महीने की नौकरी स्टार्ट की थी, और जब मैंने रिजाइन किया तो मेरी तनख्वाह थी 3,904 रुपये, हमको तनख्वाह याद है। और मुझको 5 साल का करीबन ग्रेचुइटी मिला था 6-7 हजार रुपया। तो बात ऐसी नहीं है, बहुत मेहनत की कि भाई हमको जनरल इंश्योरेंस में हमको काफी अप्रोच मिला, काम मिला। तो उस समय मैं लोगों से जब मिलता था तो देखता था कि लाइफ इंश्योरेंस की भी जब हमसे लोग बात करते थे, मैं नहीं जानता था लाइफ इंश्योरेंस क्या है। मैं सिर्फ गाड़ी की इंश्योरेंस या छोटी छोटी दुकानों की इंश्योरेंस करके घूमता रहता था। पर जब देखा कि लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं और सोचता था कि इसमें भी नीड है, पर नौकरी रिजाइन करने में हमको बहुत दिक्कत हुई कि फिक्स नौकरी छोड़ूं और LIC एजेंसी कैसे लूं, क्योंकि उस समय साथ साथ में LIC एजेंसी और नौकरी नहीं कर पा रहा था। दोनों में अलग अलग नियम थे कि गवर्नमेंट नौकरी एजेंट नहीं बन सकता है। तो काफी जिद हुआ मेरे पर, मैं रिजाइन किया। 6 महीना सोचता रहा रिजाइन करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, किंतु लास्ट में मैं रिजाइन किया। और रिजाइन करके जब मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर, उस समय के जो सीनियर DM हुआ करते थे हमारे मिस्टर MJ अगस्टिन, उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया कि मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि तुम्हारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। तो काफी हमको उसमें भी दिक्कत हुई रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कराने में। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ 1 अक्टूबर 1984 में मैंने एजेंसी ली, और 84 में जब एजेंसी ली तो मैं फर्स्ट क्वालिफाई किया MDRT के लिए 86 में। 84 में एजेंसी ली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च तक 6 महीने में बड़ी मुश्किल से मैंने करीबन ₹1,00,000 कमीशन का काम किया। जब ₹1,00,000 कमीशन का काम किया तो उस समय टैक्स रेट के हिसाब से मेरा करीबन लाख नहीं 1.5 लाख किया होगा, 27,000 रुपये मेरा टैक्स कटा था। और साल भर की जब नौकरी करता तो मेरी इनकम थी मुश्किल से 30,000 35,000 रुपया या 50,000 रुपया थी। तो 27,000 टैक्स देने में मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं लास्ट ईयर तो कमाया 50,000 और इस साल में टैक्स दे रहा हूँ 27,000। तो दोस्तों, बड़े तकलीफ हुई इतना बड़ा टैक्स देने में, किंतु सोचा कि अब मुझको और काम करना चाहिए। मैं टैक्सेशन कैसे कमाऊं, टैक्स की ही मेकअप करूं और कमा के टैक्स। और देखिए, टैक्सेशन का ज्ञान नहीं था, सिर्फ नौकरी करता था, कुछ ज्ञान नहीं था, किंतु काफी लोगों के संपर्क में आया। और मैं कलकत्ता में कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी जो जैसे दिल्ली में खान मार्केट या बड़ी बड़ी लाजपत नगर में मार्केट या बड़े जो भी मार्केट है, प्रत्येक दुकानदार से जाके मिलता था मैं कि मुझको इंश्योरेंस का काम करना है। लाइफ इंश्योरेंस का कार्ड देता था कि मेरा कार्ड रखो। कितने दुकानदार तो मेरा कार्ड फेंक देते थे कि उनको इंश्योरेंस की बात नहीं करनी। और मैं हर हफ्ते एक एरिया वाइज में दुकानों में घूमता था। आज इस एरिया में घूमना, उस एरिया में घूमना, परसों इस एरिया में घूमना है, वापस राउंड लगाने जाता था। कोई काम था नहीं कि कैसे लोगों से मिले, नए लोगों से मिले। ये एक प्रेरणा रहती कि नए लोगों से मिलना। और लोगों ने इंसल्ट भी किया कि कोई काम नहीं है, फजूल हो, आ जाते हो। दोस्तों, मैंने सोचा कि चलो सुन लेते हैं, हमारा कोई नुकसान तो नहीं है। कार्ड फेंका हुआ भी रास्ते से उठा लेता था कि मेरा कार्ड पाँव में नहीं लगे। उतना स्ट्रगल किया मैंने की, और जा जाके बोलता था। तो एक बार क्या हुआ कि किसी दुकानदार ने हमको आवाज दी पीछे से, अरे इधर आके सुनो। बोले क्या बात है? बोले कि देखो यार, मैं 6 महीने से चेंज ऑफ एड्रेस करने LIC में बोल रहा हूँ। बड़ा छोटा काम था, LIC सुनता नहीं, उस समय कंप्यूटर नहीं था। मैंने उसे चिट्ठी ली, LIC में बैठा, और बड़ा मैनुअली काम होता था। एड्रीमा प्लेट थी, आप लोगों को नहीं पता, उस समय बहुत डिफिकल्ट था। चेंज ऑफ एड्रेस कराया, करा करके लाके उसको प्रूफ दिया। तो बोला कि आपका काम पक्का है, हमारा एजेंट तो कोई खबर ही नहीं लेता, पॉलिसी करके चला गया। उस घर से मैंने 25-25 हजार रुपए की 4 पॉलिसी करी, और उसके संपर्क में और भी जो लोग आते थे, हमको रेफरेंस देना शुरू किया। दोस्तों, 25-25 हजार की पॉलिसी में बड़ी मुश्किल से 1800 रुपया प्रीमियम,
किंतु 1984 में 1800 रुपया प्रीमियम कोई मायने रखता था। मैंने काम चालू किया, लोगों के संपर्क में जुड़ता रहा, मिलता रहा, केवल एक ही काम में मिलते रहो और ना करे तो ना करने दो। मैं ये सोचा था कि उस समय ट्रेनिंग ली थी, मीट एंड मीट पीपल, आप जितना मिलोगे आपको काम मिलेगा। तो हमेशा ये सोचता मिलता हूं पर काम तो नहीं मिलता है। पर एक मन में एक ऐसी ट्रेनिंग की बात लगी थी, LIC ने ट्रेनिंग दी थी उस समय में, मेरे को डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं थे तो दोस्तों मिलने में बड़ा मजा आता था, लोग बुलाना शुरू कर दिए, लोग मिलना शुरू कर दिए और रेफरेंस मिलने शुरू हो गए कि उसके यहाँ करो। कोई 5,000 की पॉलिसी देता था, कोई 10,000 की देता था, लाख रुपए की पॉलिसी यदि बेचता था तो लगता कि बड़ा भारी काम करके आया। ठीक है, तो काम किया। हमको जब 86 दिसंबर की बात है, हमको MDRT नहीं पता था। हमारे उस समय बाबूजी के मित्र हुआ करते थे मिस्टर JP लोहिया, उन्होंने कहा कि रमेश तुमने एजेंसी ली है तो एक काम करो, MDRT क्यों नहीं बनते हो? बोले क्या MDRT क्या चीज होती है? बोलते तुमको इसमें यदि MDRT करते हो तो अमेरिका जाने मिलेगा। अमेरिका नाम अपने आप में एक करिश्मेटिक नेम है कि अमेरिका जाना है। 86 में अमेरिका की कौन सोच सकता है? दोस्तों मैंने क्या करना पड़ेगा? उस समय कमीशन का टारगेट था 1,25,000 विथ बोनस कमीशन। 86 की दिसंबर की हमने जब टारगेट किया था दोस्तों, साल भर काम हुआ था, बड़ा मुश्किल से 20-25,000 कमीशन का काम हुआ था, अब जनवरी टू दिसंबर। तो मैंने निश्चय किया कि एक महीना में मुझको MDRT करना मैं दिन देखा ना रात देखा, मैं सुबह 8 बजे निकल जाता था क्योंकि कितने व्यापारी 9 बजे दुकान खोल देते थे और रात में 9 बजे तक घर में घुसता था और ये प्रण करता था एक पॉलिसी करके घर पर आऊंगा। दोस्तों उस दरमियान 30 दिन में मैंने 1.25 लाख रुपया कमीशन का टारगेट पूरा किया करके मैंने MDRT किया। MDRT करके अमेरिका डॉलर कैसे भेजा, ये एक बड़ी समस्या थी। मैं बैंकों में गया, रिजर्व बैंक में गया और मैंने बड़ी चेष्टा करके डॉलर को अमेरिका भेजा कि वहां से निमंत्रण आया कि आप MDRT के मेंबर हो, यू कैन ज्वाइन द मीटिंग। वे चिट्ठी लेकर के जब बाबूजी के पास गया तो बाबूजी बोले कि अभी तो बड़ा भाई अमेरिका गया ही नहीं, हम गए नहीं, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने बोला देखिए हमको अमेरिका का न्योता मिला है, ये चिट्ठी है। उस चिट्ठी के माध्यम से मुझको परिवार से सैंक्शन मिला कि एक संयुक्त परिवार में एक छोटे भाई को जाना, बड़े भाई नहीं गए, कोई नहीं गया, मुझको मौका मिला। मैंने सारा पता लगाया कि कैसे जाना चाहिए। उस समय हमारे ट्रेवल एजेंट हुआ करते थे जो आज के एक समय रेल मंत्री थे, मिस्टर दिनेश त्रिवेदी, जो हमारे रेल मंत्री थे प्लस बंगाल में मिनिस्टर है। उनके ट्रेवल एजेंसी का काम था, उनके पास जाके सारा अमेरिका का प्रोग्राम बनवाया और मात्र 60,000 रुपए में 21 दिन मैं और अपनी वाइफ के साथ में अमेरिका घूम के आया। कितना उस समय प्लेन भाड़ा जो भी रहा होगा, तो 60 या 70,000 में मेरा पैकेज काम हो गया और $500 मुश्किल से ले जाने मिलता था ऑफिशियली, उससे बेसी हम नहीं ले जा पाते थे। तो वे भी किया करके अमेरिका अटेंड किया मीटिंग और अटलांटा की फर्स्ट मीटिंग मैंने अटेंड की। अटलांटा की मीटिंग अटेंड करी तो बड़ी डिसिप्लिन मीटिंग हुआ करती थी जो आज नहीं है। 8 बजे यदि प्लेटफॉर्म खुलता तो 8 बजे ही खुलता था और 8:01 हो तो आप मीटिंग में नहीं घुस सकते थे, आपका वे सेशन मिस हो जाता था। तो बड़ी डिसिप्लिन थी। आज की तारीख में तो डिसिप्लिन ही नहीं है, आपको जब जाना जाओ, जब निकलना निकलो, कोई गेट बंद नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली 8 बजे मीटिंग में पहुंचना और बहुत लिमिटेड लोग हुआ करते थे, आज जैसे भेड़िया दसान हो गया, 10,000 आदमी है, कौन कहाँ जाता पता नहीं। तो मीटिंग अटेंड करके उस समय एक स्पीकर थे मिस्टर टॉनी गॉर्डन, जिसका आप सबने नाम सुना। उनका स्पीच मैंने जब सुना और वे मेरे काफी मतलब का था क्योंकि मैं जनरल इंश्योरेंस का काम करता था। उन्होंने कहा कि लोग अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करते हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करते हैं, पर जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ अपनी इंश्योरेंस नहीं करता है, क्योंकि गाड़ी की इंश्योरेंस 50 लाख की है या 25 लाख की है, पर उसकी खुद की इंश्योरेंस मुश्किल से 1 लाख 2 लाख की नहीं। उसको अपनी गाड़ी की चिंता है, अपनी चिंता नहीं है। उसको ये चिंता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तुमको क्लेम मिलना चाहिए और अपने को कुछ हो गया तो क्या होगा। ये एक छोटी सी लाइन की थी उनकी, हमको लाइन याद है, पीपुल टेक केयर फॉर देयर एसेट्स, दे टेक केयर ऑफ द कार, दे टेक केयर ऑफ द मर्चेंडाइज विच दे कैन क्रिएट। वे उस गाड़ी को खुद खरीद सकते हैं, वे उस मकान को फिर बना सकते हैं, वे फैक्ट्री फिर बना सकते हैं, पर वे खुद अपना रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। उनको फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट के लिए हम एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों चूंकि मेरा जनरल इंश्योरेंस बैकग्राउंड था, मैंने नौकरी की थी, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि लोग रियल में अपनी दुकान की इंश्योरेंस करते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस करते हैं, फैक्ट्री की करते हैं, पर अपनी इंश्योरेंस की जब बात आती है तो बोलते हमको इंश्योरेंस की दरकार नहीं। तो ये बात हमको इतनी अच्छी लगी उस समय। तो
मैं जब इंडिया वापस आया, इस लाइन ने मेरी दिशा काफी चेंज करी। देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग जो होती है, हो सकता है हम 6 महीना ट्रेनिंग लें, साल भर ट्रेनिंग लें, या जिस संस्था से जुड़े हों हम ट्रेनिंग लें और हमको ऐसा फील होता है इस ट्रेनिंग में कोई मतलब नहीं, हमको कोई लाभ नहीं। पर ऐसा भी हो सकता है कोई 6 महीने की क्लास में कोई एक ऐसी बात मिल जाए जो आपका जीवन बदल दे। इसके लिए कंटिन्यूअस ट्रेनिंग बहुत दरकार है। ये हम लोग ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट अपने आप में है कि हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को ट्रेन करना चाहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो, जिसमें वीक होता है उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास करते हैं। चूंकि हमको कहने वाला परिवार में कोई नहीं है, इसके लिए हम ट्रेनिंग से वंचित हो जाते हैं और ये कह के होते हैं कि हमको सब पता है, हमको ट्रेनिंग की नहीं दरकार है। दोस्तों, मैं आज भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, आज भी कोई ट्रेनिंग की क्लास होती है मैं जाता हूँ। ठीक है, आज हमको ट्रेनिंग जो मिलती है, मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ली, आईएएसबी हैदराबाद में ट्रेनिंग ली, आईआईएम बेंगलोर में ट्रेनिंग ली मैंने, या अमेरिका में ट्रेनिंग ली, सिंगापुर में भी जाके ट्रेनिंग ली। तो दोस्तों, ट्रेनिंग में हो सकता है हमको 4 दिन तक कुछ समझ में नहीं आए, और हो सकता है ऐसी एक बात समझ में आ जाए जो लगता है कि हाँ, ये मेरा जीवन बदल देगी। तो दोस्तों, ट्रेनिंग हमेशा लेनी चाहिए क्योंकि इट गिव्स अ इम्प्रूवमेंट इन द स्किल। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है, हमें जो कॉन्फिडेंस आता है ट्रेनिंग लेकर के, जो हमको पुस्तक से नहीं मिल सकता। इसके लिए हम ट्रेनिंग जरूर अटेंड करना चाहिए, और मैं हर संस्था को चाहता हूं कि ट्रेनिंग बेस इतना स्ट्रांग करे। और आज की तारीख में मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, जरूर मैं एक नेगेटिव बात कहना चाहता हूं कि एमडीआरटी से बढ़िया ट्रेनिंग हमारे भारत में। और मोदी जी का जो अभी स्लोगन था लास्ट वीक में, थिंक एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल, मैं चाहूंगा कि हमारे इंडियन संस्थाओं को ज्यादा महत्व मिले बनिस्पत एमडीआरटी को। हम क्यों $550 और $650 करीबन $1100 हम फॉरेन भेजें, जहां हमको 4 दिन में हो सकता है उनकी भाषा भी नहीं समझ में आए और हमको कुछ सीखने भी नहीं मिले। ठीक है, मैंने ये भी कहा कि मैं एमडीआरटी में गया, मेरा बदलाव आया, पर आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि हमारे एक से एक ट्रेनर है। और इसका उदाहरण तो हमको देखने मिलता है कि अमेरिका में सारे टॉप पोस्ट इंडियन ने ऑक्यूपाई कर रखे, कोई भी अमेरिकन नहीं। तो हमको अपने देश पर इतना विश्वास होना चाहिए, और मैं मोदी जी की इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। तो हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर है वे हमारे इंडिया में मजबूत हो, हमारा एफपीआरटी हो, हमारा और भी कुछ हो, तो हम लोग यहाँ पर इतना अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो, तो जो जाके हमको अमेरिका में नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, और मैं ट्रेनिंग में बहुत बिलीव करता हूँ। और इससे हमको एक लाभ जरूर मिला कि ट्रेनिंग से हमको जो मैनुअल पढ़ के नहीं आता है या प्लान बेच के नहीं आता है, हमको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, तो दैट गिव्स यू द प्रेजेंटेशन टू द क्लाइंट। आपका फर्स्ट सेल क्लोज हो जाता है 90% आपके अपीयरेंस पर। आप जब क्लाइंट के चैम्बर में घुसते हो, तो यदि वो एक्सेप्ट करता है, आपको 90% सेल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आप जिस कॉन्फिडेंस से घुसते हो, कॉन्फिडेंस के पीछे एक ट्रेनिंग का बैकग्राउंड है। उस कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रवेश करते हो क्लाइंट के चैम्बर में, 90% ऑफ सेल इज क्लोज, यदि क्लाइंट आपको बुलाता है तो। नहीं तो बोल देगा हमको समय नहीं है, और वह आपसे बात नहीं करेगा। यदि आपको एंट्री मिलती है तो आप सोचो आपका 90% सेल क्लोज हो गया। एंड सेलिंग इज ए मैटर ऑफ ए फ्रैक्शन। सेलिंग प्रोसेस आपको हार्डली 1 मिनट लगती है, आपको बहुत ज्यादा नहीं समझाने की दरकार है, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है। यदि आप एक्सेप्ट हो जाते हो तो प्रोडक्ट डजंट कैरी एनी वैल्यू। तो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी करो। मैं बोलता हूं, आई डोंट सेल द प्रोडक्ट, आई सेल माई सेल्फ। मैं अपने आप को बेचता हूं, मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता हूं। प्रोडक्ट अपने आप को बेचना मीन्स मेरी एक्सेप्टेबिलिटी। मेरी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो मैं चाहे उसको सोना भी दे दूं, वह नहीं लेगा। उसको जाकर के 5 जगह दिखाएगा कि प्योर सोना है कि नकली सोना। यदि एक्सेप्ट है तो आप कहीं भी उसको नहीं टेस्ट करोगे। आप जिस पर तनिष्क के शोरूम में जाके टेस्टिंग नहीं करते हो कि प्योर सोना है कि नकली सोना है, क्योंकि इट इज एक्सेप्टेड कि ये प्योर गोल्ड की ही दुकान है, यहाँ गलत नहीं मिल सकता है। पर यदि आप एक रास्ते चलते सोनार से लोगे तो आपको 10 जगह दिखाएंगे कि ये प्योर सोना है कि नकली सोना है। तो प्योरिटी के पीछे क्या, अपनी ट्रेनिंग है। क्योंकि हम ट्रेनिंग में इतने परिपक्व हो जाते हैं या अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि क्लाइंट के सामने हर प्रश्न का जवाब आपको स्पॉट पर देना है। आप कभी भी मत बोलो कि मैं इसको देख के बताऊं, नहीं आता तो बोल दो मुझे 1 दिन का समय दीजिए, किंतु कभी गलत मत बोलिए, कभी झूठा आश्वासन मत दीजिए। यदि आप नहीं कर सकते तो बोल दो, साहब मुझको इस विषय में पूछना पड़ेगा, मैं गलत नहीं करूंगा। और कभी भी शेखी मत बगाड़ो कि मुझको आता है, बाद में जाके बोलो गलती हो गई। हमारी एक छोटी सी भूल क्लाइंट को नुकसान कर सकती है। इसके दोस्तों, एज ए प्रोफेशनल, यदि डॉक्टर दवाई गलत दे दे तो रोगी को कुछ भी हो सकता है।
तो एज ए इंश्योरेंस प्रोफेशनल, मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं बोलता हूँ, अपने आप को इंश्योरेंस प्रोफेशनल बोलता हूँ, बिकॉज हम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट टुवर्ड्स द सेविंग द फैमिली। हम कभी कभी डॉक्टर को बोलते हैं जब आप फेल करते हो तो मेरा काम चालू हो जाता है, मतलब आप जिस रोगी को नहीं संभाल पाए या मर गया तो मेरी उस समय सेवा चालू हो जाती है। तो दोस्तों हम इतने वंडरफुल बिजनेस में हैं कि जिसमें हमारी सेवा लाइफ टाइम चालू रहती है, और हमारा जो बिजनेस है इतना अच्छा बिजनेस है कि वर्ल्ड में हमसे अच्छा बिजनेस कोई नहीं, ये मैं चैलेंज कर सकता हूं। और आज सबको मेरा चैलेंज है कि कोई भी स्पीकर, कोई भी सुनने वाला श्रोता ये प्रूव कर दे कि इंश्योरेंस एजेंसी से बढ़िया काम ये है। एक डॉक्टर का काम खत्म हो जाता है आफ्टर क्योरिंग द पेशेंट। वो डॉक्टर जाके कभी नहीं बोलता है कि हमको आप बुलाइए, आपके यहाँ कोई रोगी है। कोई डॉक्टर नॉक नहीं कर सकता कोई घर का कि मैं डॉक्टर हूं, आपके यहाँ कोई रोगी है क्या, मैं देखना चाहता हूं। उस डॉक्टर को निकाल दिया जाएगा। एक वकील जाकर के कोई घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है कि आपके यहाँ कोई घर में झमेला है या कोई केस हो तो दीजिए, मैं सलटा सकता हूं। एकमात्र इंश्योरेंस एजेंट ही ऐसा है जो किसी घर में भी नॉक कर सकता है कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं, कोई काम हो तो बोलिएगा। मैक्सिमम क्या करेगा, हमको नहीं दरकार है, पर डॉक्टर को धक्का दे दिया जाएगा कि पागल हो क्या, हमने तो बीमारी पूछने, हम एकदम ठीक है। वकील को बोलेंगे कि हमें झंझट कराने, हमको दरकार नहीं है। इंश्योरेंस एजेंसी सच ए वंडरफुल बिजनेस, हम किसी का भी डोर नॉक कर सकते हैं और बदले में एक ही सुनाई मिलेगी कि हमको दरकार नहीं, आप चले जाओ। हम मैक्सिमम 6 परिवारों को पूछेंगे कोई रेफरेंस दीजिए, आपके कोई काम हो तो दीजिए। हम 10 दिन बाद फिर जा सकते हैं कि मैं इधर आया था, पूछ लो चलो। तो दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं जब कैरियर स्टार्ट किया था, एक एक दुकान में 5-5 बार जाता था। लोग यही बोलते थे फिर आ गया, कोई काम नहीं है। बोलते क्या करें, इंश्योरेंस का काम है, मेरा काम है इंश्योरेंस करना, हम क्या करें बताइए। आप लोग इंश्योरेंस नहीं करते हो, गलत काम करते हो। जब टोनी गॉर्डन की बात सुनता था, लोगों को बोलना शुरू किया, आप अपनी दुकान की चिंता करते, इसकी इंश्योरेंस करते, अपनी क्यों नहीं करते। आप गाड़ी में बैठते हो, उस समय एम्बेसडर का दाम हुआ करता था 40,000 रुपया। उस समय 2 गाड़ियां थी, एम्बेसडर और फिएट, और फिएट का दाम था 50,000 रुपया। तो साहब आपने गाड़ी 50,000 की इंश्योरेंस करेगी, आपकी इंश्योरेंस सिर्फ 10,000 रुपया। आप अपनी इंश्योरेंस करिए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका नहीं होगा क्या। तो लोगों को ऐसी ऐसी बात कहता था क्योंकि मैंने टोनी गॉर्डन की बात सुनी थी। आपके दुकान में 10 लाख का माल है, दुकान की चिंता है, पर आपको अपनी चिंता नहीं है। मैं ऐसे से बात कर, क्योंकि दुकान की भी इंश्योरेंस करता था, तो हमको काउंटर प्रोडक्ट मिलने शुरू हो गए। दुकान की इंश्योरेंस 10 लाख, मालिक की इंश्योरेंस 25,000। तो मैं बोलता था संगे संग, भाई देखिए दुकान की तो 10 लाख, अपनी तो लाख रुपए की तो करो। तो ये हमको काउंटर सेलिंग का बहुत मौका मिला, और मेरे वही क्लाइंट जो चाय वाले थे, आज चाय मिल के मालिक बन गए। मेरे क्लाइंट उस चाय बेचा करते थे, आज उसके 6 चाय बागान। दोस्तों मैंने कभी छोटे कस्टमर को छोटा नहीं समझा। मैंने गाड़ी पार्किंग के जो टिकट काटते हैं उसकी भी 10-10 रुपया घंटा जो फीस लेते हैं उसकी भी इंश्योरेंस करी। मैंने उसको छोटा नहीं समझा कि ये छोटा एक रास्ते चलता हुआ गाड़ी पार्किंग करने वाला। मेरे जो छोटे क्लाइंट है, हमको बड़े क्लाइंट क्या ले गए। अकाउंटेंट था, उसकी बीमा थी, उसने अपने मालिक के यहाँ ले गया। मालिक हमको नहीं बुलाया, अकाउंटेंट लेके गया। मेरे साथ ऐसी घटना है कि मैं ये कहूंगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भलियारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। हम भगवान को नहीं खोज सकते, पर गुरु ने खोजा दिया भगवान का रास्ता। तो इसके लिए एक छोटे क्लाइंट को आप छोटा कभी मत समझो। एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट। मैं ये कहूंगा, यदि हमको 1 लाख की भी इंश्योरेंस देता है, मेरे लिए HNI है, क्योंकि मुझसे कुछ कमा के निकला हूं। तो कभी मत सोचिए कि हमको HNI क्लाइंट खोजना है, हमको HNI के पीछे जाना। नो, यदि HNI खोजते होते तो जियो का बेस HNI के भरोसे नहीं बनता। जियो का बेस स्मॉल कस्टमर से बना है। आज जियो ऐसे जा रहा है कि भाई हम भारत के 7 करोड़ किराना वालों को जोड़ेंगे। किराना वाले तो छोटे व्यापारी हैं, वे कोई बड़े शॉपिंग मॉल वाले को जोड़ने नहीं गया। तो इसके लिए छोटे बेस से हम बड़ा बना सकते हैं। तो इसके लिए कवर द मास, क्लास विल कम। आप यदि मास को कवर करोगे तो क्लास अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। हर व्यक्ति एक इंपॉर्टेंट है। मैं ये हमेशा समझता हूं कि छोटा क्लाइंट भी अपने परिवार के लिए HNI है। यदि मैं दूध वाले का भी इंश्योरेंस करता हूं तो वे दूध वाला अपने परिवार के लिए वे सबसे प्रमुख व्यक्ति है, क्योंकि दूध वाला नहीं रहेगा तो उसका परिवार नहीं चलेगा। तो दोस्तों मेरे लिए हर व्यक्ति HNI है, मेरी HNI की कोई परिभाषा नहीं है। हाँ, मेरे क्लाइंट जब बड़े हो गए तो HNI बन गए। तो चूंकि मेरे क्लाइंट बड़े हुए तो मुझको भी मौका मिला, मैं भी उनके साथ ग्रो किया, क्योंकि मैं उनके साथ शुरू से जुड़ा हुआ था। यदि आज की तारीख में उनके पास कोई क्लाइंट के पास अप्रोच करता है तो उसकी एंट्री नहीं है। वे कहेंगे ये मेरे साथ में
30 साल से जुड़े हुए हैं, 25 साल से, कोई भी एजेंट जाकर के मेरे क्लाइंट से बिजनेस नहीं ला सकता। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा ओपन चैलेंज है। मैं लिस्ट दे दूंगा, मेरे क्लाइंट से बिजनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं और हर क्षेत्र में जुड़ा हूं। मैं हर काम को पर्सनली टेकअप करता हूं। यदि कोई कंप्लेन आती है तो मुझको बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी सारी मेल्स का जवाब आज चला जाना चाहिए। कोई मेल अनअटेंडेड नहीं रहनी चाहिए। यदि वे अनअटेंडेड रहती है तो मेरी गलती है। एक समय जमाना था जब चिट्ठियां आती थी तब हम काम करते थे, पोस्टल पर हम डिपेंडेंट रहते थे और हमको पता था कि चिट्ठी 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद पहुंचेगी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, डिजिटल आ गया, तो क्लाइंट को भी उसी स्पीड पर जवाब चाहिए। यदि आप प्लेन में जाते हो दिल्ली, यदि आप 2 घंटा के बदले 4 घंटा बैठते हो प्लेन में, आप बैठ नहीं पाओगे, आप छटपट करोगे कि क्या तरीका है, 2 घंटा की दूरी 4 घंटा क्यों लग गई? क्योंकि आपको पता है, माइंड सेट है कि आप प्लेन में हो। पर आप ट्रेन में जा रहे हो तो आपको माइंड सेट है कि हम 24 घंटा में पहुंचेंगे। पर वही ट्रेन यदि 2 घंटा लेट होती है, आप ट्रेन में समय नहीं, छटपट करोगे कि ट्रेन लेट हो रही है, क्योंकि हम माइंड सेट करके चले। जिस प्रकार लोगों की मेल आती है, वे भी एक माइंड सेट है कि उसका जवाब उसको इंस्टेंट चाहिए। एक समय था जो कंप्यूटर पर मेल पर डिपेंड रहा करते थे, अब तो आजकल मोबाइल पर मेल आती है। तो प्लीज ट्राई टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। आई गॉट द मेल, यस, अटेंडिंग द सेल, आप इतना ही लिख दो, आई एम रिस्पॉन्डिंग। तो क्लाइंट को यह रहता है कि यस, ये एजेंट तुरंत प्रॉम्प्ट रिप्लाई देता है। अभी प्रॉम्प्टनेस की इज्जत है। आप 2 दिन बात करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी भी मजबूरियां हैं, अभी लॉकडाउन है। हमारे पास में कल जो परसों कलकत्ता में रात में स्टॉर्म आया, करीबन 3 घंटा रहा दोस्तों, हमारे पास कल तक करीबन 24 कंपनियों के लॉसेज आ चुके हैं। 24 कॉर्पोरेट हैज रिपोर्टेड मी लॉस, और ऊपर में कोई 12 करोड़ का लॉस आया, नीचे के नीचे में मेरे पास 2 लाख के भी लॉस आए। कल 2400 कंपनी की रात में मुझे 10 बजे तक सारी पॉलिसी टैग करके इंश्योरेंस कंपनी को मैंने सर्वे डेपुट के लिए भेज दी। हमको यह पता है कि इंश्योरेंस कंपनी भी लॉकडाउन है, स्टाफ नहीं है, एंड कंप्यूटर भी कल बहुत डिस्टर्ब था कलकत्ता में। मैं उनको क्या सहयोग कर सकूं? मैं सबकी पॉलिसी कॉपी डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड से मैंने इंश्योरेंस कंपनी को भेजी, कॉपी टू द क्लाइंट, जिससे क्लाइंट को पता रहे कि मैंने क्या काम किया। और आज सब सर्वे डेपुट हो जाएंगे। नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी निकालेगी, वे देखेगी क्या रिस्क है, कहाँ लोकेशन है, किसको कांटेक्ट करना। मैंने सारे काम उनके 50% कर दिए जो उनको करना चाहिए था। तो हमको क्लाइंट को ऐसी सर्विस देनी चाहिए जो कॉपरेट करे। हम इंश्योरेंस कंपनी को भी कॉपरेट करेंगे। अल्टीमेटली एम क्या है? सबका एम एक ही है कि क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट और फास्ट सर्विस मिले। थॉट ऑफ स्पीड ऑफ थॉट्स वाली बात आती है कि हम कितने जल्दी एक चीज को आगे ले जा सकते हैं। आप कोई मेल को नेग्लेक्ट मत करो, कोई कॉल को नेग्लेक्ट मत करो। कॉल मिस आता आप तुरंत रिस्पॉन्ड करो। आप, मेरा रिकॉर्ड है कि आज जितनी मेल आएगी, हम रात में 11 बजे तक भी होगा, हम जवाब देंगे। ये चीज मैंने सीखी थी डॉक्टर अनंत जोशी से। वे एक बहुत बड़े सर्जन हुआ करते बॉम्बे में एंड नंबर 1 ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ द कंट्री। वो बोलते थे कि दमानी जी, मैं रात में 11 बजे तक सर्जरी करता हूं, पर मेल आती है तो मैं सुबह 4 से 5 तक सारी मेल का जवाब दे देता हूं। आप हमको मेल करोगे, मैं सुबह 4 बजे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। मैं, डॉक्टर साहब आपको समय मिलता? बोला नहीं, समय निकालना पड़ता है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मेल दी है तो उसका हमारा फर्ज बनता है उसको रिस्पॉन्ड करें। हर छोटी चीज हमको किसी से सीखने मिलती है। कभी किसी की बात को इग्नोर मत करिए। यदि अच्छा लगे उसको ग्रैंड करिए, अच्छा नहीं लगे आप छोड़ दीजिए। तो नेवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी ऑन द लाइफ, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपनी सीख से हमको सिखाता है। कुछ व्यक्ति तकलीफ पाके हमको सिखाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, किसी को लाइफ में इग्नोर मत करो। कोई छोटी सी चीज सीख जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। दोस्तों, मैंने लाइफ में कभी भी ट्रेनिंग से अपने आप, मैं बार बार ट्रेनिंग का वर्ड इसके लिए यूज करता हूं कि आज मैं FPRT के माध्यम से बात करता हूं, और FPRT अपने आप में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो इससे जितने लोग जुड़ेंगे, मुझको ये कोई मतलब नहीं कि कौन क्या इसमें इनकम करेगा कि नहीं करेगा, पर ये कहूंगा कि यस, इस बहाने हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को हम क्या आगे कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसका पूरा उपयोग होना चाहिए। और उपयोग ऐसा होना चाहिए कि यस, कि हमको अपने आप में, मैं आज भी बोलता हूँ दोस्तों, मैं प्लान नहीं बेचता हूँ। हम लोग कभी कभी प्लान के डिस्कस करते हैं कि क्या प्लान बेचना चाहिए। दोस्तों, प्लान अपने आप बिकेगा यदि आप एक्सेप्टेड हो। अपने कितनी बार कोई, जैसे लेडीज हैं, ज्वेलरी शॉप में जाती हैं, उनकी एक सेट दुकान होती है कि हमको किसी दुकान से ज्वेलरी लेनी है, और कभी उसको जो सेल्समैन जिससे वे अटेंड करते हैं या मालिक अटेंड करता है, वे यदि नहीं होता है तो हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि वे हमारा टेस्ट जानते हैं।
यदि वही चीज मालिक ग्राहक को यदि आज उसका सेल्समैन दिखाता है, हमको हो सकता है पसंद नहीं है, क्योंकि हम उस सेल्समैन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पर दूसरे दिन जाते हैं और मालिक हमको वही चीज दिखाता है तो उनको पसंद आ जाती है, क्योंकि मालिक ने हाँ कह दिया, क्योंकि मैं माल तो वही था, प्रोडक्ट वही था, पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे सेल्समैन को। तो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाओ। हम कितनी बार कपड़ा लेने जाते हैं, मन लाइक सेल्समैन नहीं होता तो हमको पसंद नहीं आता, पर यदि सेल्समैन यदि खुद समझाओ स्मार्ट हो तो हमको कोई भी कपड़ा बेच सकता है, क्योंकि हमको ये पता नहीं कि इसमें क्या टेक्सचर है। वो बोल दिया ये आपके लिए फिट है, आपके लिए बहुत बढ़िया। आप टेलर है, अपना माइंड सेट करके जाते हो, उसी टेलर से कराना है आपको, उसी टेलर से पैंट सिलवानी है, उसी टेलर से शर्ट करवाना है। आप टेलर बदली नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है दूसरा टेलर बिगाड़ देगा। यू आर एक्सेप्टिंग द टेलर वर्कमैनशिप। कपड़ा तो वही कटिंग करता है, दूसरा भी वही कटिंग करेगा, पर आप एक्सेप्टेबिलिटी की बात ला रहे हो। दोस्तों, हम हर छोटी चीज में एक्सेप्टेबिलिटी देखते हैं। हम लाइफ में अपने साथ जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनकी हम एक्सेप्टेबिलिटी देखते हैं, तब हम उसको काम देते हैं। उसी प्रकार ग्राहक हमारी भी एक्सेप्टेबिलिटी यदि करता है, हम कुछ भी उसको बेच के निकल जा सकते हैं। हमारे लिए सेल इज नॉट द प्रॉब्लम, हम अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते। ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ एज बेस्ट एज यू कैन। दोस्तों, मैं अपनी लाइफ में जब 84 में MDRT, 86 में MDRT हुआ था, और उसके बाद में मैंने सबसे बड़ी पॉलिसी सेल की थी 6 लाख रुपए की। ये घटना हमको हमेशा माइंड में रहती है याद, क्योंकि जिस व्यक्ति की मैंने इंश्योरेंस की थी उसकी 3 महीने बाद डेथ हो गई थी, अर्ली क्लेम था। और हमारे ब्रांच में जो हुआ करते उस समय मिस्टर तापस चट्टोपाध्याय, जो ED मार्केटिंग होकर रिटायर किए। तो तापस चट्टोपाध्याय साहब ने को मैंने कहा से 6 लाख की पॉलिसी है, इसमें अर्ली क्लेम हो गया, इसको आप कितना जल्दी सेटल कर सकते हो। अर्ली क्लेम दोस्तों उस समय 6 महीना लगते थे इन्वेस्टिगेशन में, उनका ऐसा ही सिस्टम था या बहुत स्लो था। दोस्तों, LIC में 3 महीना हमको लगा, नहीं 3 महीने सॉरी 1 महीना लगा। 1 महीने मैंने इन्वेस्टिगेशन करके, जुलाई में डेथ हुई थी, अगस्त 13 हमको तारीख याद है, इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन पहले उनके घर जाके मैंने जब चेक दिया तो उसके ब्रदर बैठे हुए थे, बोले कि क्या बेवकूफ आदमी को LIC ने एजेंट बना। मैं डेथ क्लेम चेक दे रहा हूँ 6,82,000 का, 6,42,000 का, और हमको क्या सुनने मिला कि किस बेवकूफ एजेंट को LIC ने एजेंसी दी है। हमारे साथ में हमारे चट्टोपाध्याय साहब भी थे, क्योंकि हैंड डिलीवरी चेक हमको नहीं मिलता था, डेथ क्लेम का चेक था। और मैं उस समय चेयरमैन क्लब क्वालिफाई नहीं किया था, उसमें 4 साल लगे थे चेयरमैन क्लब मेंबरशिप में, जो आज भी नियम है। तो मैं बड़ा भौचक्का रह गया कि क्या बात है, हमको ऐसी बात क्यों सुनने मिली। तो मैंने कहा अर्ली क्लेम है, 1 महीने से पहले सलट नहीं सकता है। तो बोले नहीं, अर्ली क्लेम की बात नहीं है। आपको पता है मेरे भाई कितना इनकम करते थे? मैंने बोला पता है, 25 लाख रुपया साल का कमाते। आपने सिर्फ 6 लाख की इंश्योरेंस क्यों दी? दोस्तों, उस समय सेक्शन 80C में 60,000 की छूट थी, 12,000 का अगला PPF देता था, 48,000 का मैंने मनी बैक पॉलिसी किया था, उसमें 6 लाख की पॉलिसी बनी थी। मैंने बोला कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने पॉलिसी करी, और 48,000 का उनका बजट था। बोले बजट, आप उसकी लाइफ रिस्क अनकवर्ड किए, ये 2 छोटे बच्चों की शादियां क्या आप करवाएंगे? दोस्तों, डेथ क्लेम का चेक दे रहा हूं और हमको इतनी झाड़ सुनने मिल रही है। उन्होंने दोनों बच्चों को सामने बुलाया कि देखिए, एक छोटी लड़की है और एक लड़का है, इनका पढ़ाई, इनका शादी विवाह का खर्चा कौन देगा? आपने क्यों नहीं मेरे बड़े भाई साहब की 25 लाख 50 लाख की पॉलिसी करी? दोस्तों, मुझको भी बहुत दुख हुआ। मैंने उनको तुरंत पूछा, अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, इनकी तो नहीं की, मैंने गलती करी, आपकी कितने की इंश्योरेंस है? उनका पास जवाब नहीं था, क्योंकि उनकी खुद की इंश्योरेंस 50,000 की थी। तो वहीं पर डेथ क्लेम स्पॉट पर ही मैंने उनकी 5 लाख की पॉलिसी करी। तो मैंने कहा आप क्यों 5 लाख की करो, आप अपनी बड़ी करो। आपने हमको काफी ज्ञान दिया, पर वे मौका नहीं था सेल्समैनशिप का। मैंने वहां पर 5 लाख का पॉलिसी सेल किया। किंतु इस घटना ने हमको काफी बदलाव दिया कि क्या मैं यदि उस आदमी को ठीक से अप्रोच किया होता तो शायद 25 लाख 50 लाख की इंश्योरेंस कर सकता था। उसके बाद में मैंने आज तक टिल टुडे सेक्शन 80C या 88 की मैंने चर्चा नहीं की। मैं बोला सेक्शन 80C को ताक पर रख दो। आप जब खाते हो तो सेक्शन 80C नहीं देखते हो, आप जब ट्रेवल करते हो सेक्शन 80C नहीं देखते हो, आप कोई भी अपने आप पर खर्चा करते हो सेक्शन 80C नहीं देखते हो, तो इंश्योरेंस में क्यों सेक्शन 80C आप देखते हो? आप क्यों अपने आप को लिमिट कर रहे हो? आप खर्चों में कोई कटौती नहीं करते हो, अपने लग्जरी में कोई कटौती नहीं करते हो, तो इंश्योरेंस में क्यों आप सेविंग्स कर रहे हो? तो दोस्तों, काफी लोगों को समझाता हूं, और उस समय और आज तक मैंने सेक्शन 80C बेस पर पॉलिसी नहीं बेची, और दैट हैज रादर अलाउड मी टू सेल बिग पॉलिसीज। क्योंकि हम उसमें लाख रुपया 1.5 लाख की 60,000 की सेलिंग थे, हम क्या करते? तो बाद में मैंने जब ये घटना घटी तो मैंने बड़ी पॉलिसियां सेल करनी शुरू करी, और लोगों को
ह्यूमन लाइफ वैल्यू पर मैंने सेल किया, क्योंकि उस समय कलकत्ता में भी क्लासेस होती थी, एलिका की क्लासेस होती थी, LIRT की क्लासेस होती थी, और जो भी क्लासेस होती थी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, मैं अटेंड करता था, सेमिनार में जाता था और काफी कुछ सीखने मिलता था। और उस सिखाव ने हमारे जीवन में काफी बड़ा बदलाव किया। मैंने इंडिया में मेहदी फखरजादे साहब आए थे, उनका स्पीच सुना, उनकी बुक्स खरीदी, उनको किताबों को पढ़ता रहा और अपने आप को इंप्रूव किया इंश्योरेंस के माध्यम से कि हमको कैसे बड़ी पॉलिसी सेल करनी है। दोस्तों, ये इंश्योरेंस एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, मैं आज समझता हूं, यदि एज एन इंश्योरेंस एजेंट मैं किसी परिवार को यदि देखता हूं कि फाइनेंशियली ट्रबल में है, क्योंकि उस परिवार में जो अर्निंग मेंबर था उसकी डेथ हो जाती है, तो परिवार को बहुत तकलीफ होती है फाइनेंशियली, वे क्षतिपूर्ति करना हमारा कर्तव्य था। हम क्या उस परिवार के साथ यदि जुड़े रहते या चले जाते और इंश्योरेंस करते तो आज वे परिवार की दुर्गति नहीं होती। तो आई फील माई सेल्फ एज ए रिस्पॉन्सिबल टू द डैमेज ऑफ द फैमिली। क्या हम अपने कर्तव्य में सही काम किए? क्या हमने ड्यूटी निभाई? जिस काम के लिए हमको लाइसेंस मिला है, क्या हम उसमें अपने आप को पूर्ण तरह से अपने आप को सही प्रूव कर पा रहे हैं? नहीं। यदि कोई परिवार में यदि फाइनेंशियल तकलीफ आती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द अर्निंग मेंबर, आई फील एवरी इंश्योरेंस एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्राइम। मैं अपने आप को सोचता हमने क्राइम किया, उस परिवार को इंश्योरेंस नहीं करती। दोस्तों, कुछ मत घबराओ। मैं तो आजकल ऐसी बात करता हूं कि भाई इंश्योरेंस, मैं आपको इंश्योरेंस सेल करने नहीं आ रहा, मैं बोलता हूं मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं कि आपको यह कहूं कि साहब इंश्योरेंस कर लीजिए, क्योंकि हमको बाद में दुख नहीं हो कि मैंने इंश्योरेंस आपकी क्यों नहीं करी। मैं अपने दुख को दूर करने के लिए आपकी इंश्योरेंस करना, आपको सुख करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं अपने आप को फील नहीं करूं, गिल्टी कॉन्शियस नहीं फील करूं कि मैंने आपकी इंश्योरेंस क्यों नहीं करी। मेरा कर्तव्य था आपकी इंश्योरेंस करने का, अब आप ना कर दियो, हमको कोई चीज का दुख नहीं है। हमको इतनी बात की जरूर खुशी होगी कि मैं आपके पास में आया था इंश्योरेंस करने, आपने ना किया। एक परिवार में मैंने पॉलिसी सेल करी और उसके मालिक को मैंने कहा आप इस पे लिख के दो कि मैं इंश्योरेंस नहीं करना चाहता हूं। बोले मैं लिख के क्यों दूं? बोले मैं आपके पास में आया था, आप लिख के दो, क्योंकि मैं आपके परिवार को जानता हूं, मैं आपकी वाइफ को जानता हूं, बच्चों को जानता हूं। आप इसमें लिख के दो मैं इंश्योरेंस नहीं कर चाहता। तो दमानी जी आए थे, मैंने ना कर दिया। दोस्तों, मैं बोला आप ना कर दो, लिख दो, ये प्रूफ रहेगा मेरे मरने के बाद में कि मैं आपके पास में गया था और आपने ना किया था। दोस्तों, ना नहीं लिख सका, उनके हाथ कांप रहे थे ना लिखने में, तो मैं साथ साथ प्रपोजल निकाल दिया, सर इसमें तो आप सही कर दो, आप या तो इसमें लिखो ना या प्रपोजल में सही करो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आइदर एंड और। दोस्तों, बोला हमको सोचने दो। मैंने नहीं, इंश्योरेंस में सोचा नहीं जाता है। इंश्योरेंस तो भगवान ने एक ऐसी परिस्थिति दी है आपको कि आपके रथ के दो चक्के हैं, एक चक्का यदि टूट जाता है तो रथ नहीं काम करता है। यदि आपका हेल्थ ठीक है इंश्योरेंस मिलेगी, वेल्थ ठीक है तो इंश्योरेंस मिलेगी। यदि हेल्थ या वेल्थ में कोई भी एक चीज नहीं हो, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। मतलब यदि आपका हेल्थ अच्छा नहीं हो तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, हेल्थ अच्छा है पर वेल्थ नहीं है, रुपया देने का नहीं है, तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। भगवान ने असीम कृपा की है कि आज की तारीख में आपका हेल्थ भी अच्छा है, वेल्थ भी अच्छा है, प्लीज इनकैश इट। कल किसने देखा है, दैट इज इंश्योरेंस। दोस्तों, मैं जब बात करता हूं तो लोगों को यदि नहीं जचना तो मत जचो, मैंने अपना काम किया, आई हैव डन माय ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मुझको लाइसेंस मिला टू सेल इंश्योरेंस, मैं अपना काम कर रहा हूं। जिस प्रकार हमें दुकान में एक कस्टमर को माल बेचना है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द सेल्समैन। यदि नहीं होता तो उसको बोलते तुम माल ही नहीं बेच पा रहे। अरे हमने उसको ऑथराइज अपॉइंट किया है माल बेचने के लिए और दिन भर में बोल देगा सेल नहीं है, तो आप क्या उसको रखोगे? हम इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, हम अपने आप को जवाबदेही चाहते हैं कि मैं अपने आप के प्रति जवाब दूं कि क्या मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, क्या मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं, मेरे में क्या गलती है, मैं क्यों नहीं लोगों से मिल रहा हूं। अरे दोस्तों, आप हर व्यक्ति से मिलो, यही तो मजा है अपने लाइन में कि हम इंश्योरेंस का काम करते हैं, अच्छी बात है, करते हैं, बहुत एजेंट है, अच्छी बात है। मैंने कह दिया भाई साहब हमको इंश्योरेंस का लाइसेंस में काम, क्योंकि हमारे माथे में कोई पट्टी नहीं लगी हुई कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं, पर एक बड़े से बड़े शोरूम में लिखा हुआ कार्टियर का शोरूम है, ये लुई विटॉन का शोरूम है जो 10-2 लाख के सॉल बेचता है। क्यों भाई, उसको लिखने की क्या दरकार है? लुई विटॉन तो सब जानते हैं। तो इसके लिए हर व्यक्ति अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। बिग बाजार लिखता मैं बिग बाजार हूं, स्पेंसर्स लिखता मैं स्पेंसर्स हूं, शॉपिंग मॉल वाले अपना नाम लिखते हैं,
तो आपको क्या दरकार है? सब लोग जानते हैं। क्यों हम एमबीएन स्मॉल की बात करें? सबको पता है, फिर भी बाहर में लिखा रहता है, क्यों होटल लीला लिखा रहता है। हर व्यक्ति पब्लिसिटी नाम का बैनर लगा रखा है। इंश्योरेंस एजेंट का ये दुर्भाग्य है कि अपना बैनर लेके नहीं घूम सकता है। हम अपने आप में एक नाम से आइडेंटिफाई होना चाहते हैं। अपना नाम सिनोनिम्स हो कि आपके नाम की जब चर्चा हो तो लोग आपको जाने कि एक इंश्योरेंस एजेंट की बात कर रहा है। आप जब सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हो तो आपके मन में फुटबॉल नहीं आता, हॉकी नहीं आती, क्रिकेट आ जाता। आप जैसे कपिल देव की बात करते हो तो लगता है कि वर्ल्ड कप का चैंपियन फर्स्ट कपिल देव ही था। आप जैसे कोई प्रमुख व्यक्ति की बात करते हो आप उसके ऑक्यूपेशन से जोड़ देते हो। आपके नाम में भी वे दम होना चाहिए कि जैसे ही नाम आए तो उसको आप लिंक कर दिया जाए कि भाई ये इंश्योरेंस का नाम है। हम यदि राजेश चेतन जी का नाम लेते हैं तो हम प्रथम माथे में घुसता है ये कवि गुरु हैं। फिर बाद में उन्होंने और काम आगे चालू किया, एक्सपेंड किया और ब्रांचेस खोल ली, पर फर्स्ट स्ट्राइक करता है एक व्यक्ति के नाम से उसकी ऑक्यूपेंसी। तो दोस्तों हमारे नाम में इतना दम होना चाहिए कि आपका नाम अपने आप में एक आइडेंटिफिकेशन बन जाए। ये कब होगा संभव? जब आप उससे जुड़े रहेंगे, आप लोगों की सेवा करते रहेंगे अपने प्रोफेशन के माध्यम से। तो अपने आप को इतना इन्वॉल्व करो कि आप और इंश्योरेंस एक ही रंग में घुल जाओ। इंश्योरेंस की बात आए आपकी बात करे, आपका नाम आए इंश्योरेंस की बात करे। आप इतने घुल मिल जाओ अपने व्यवसाय में। एक अच्छे डॉक्टर का नाम लेते हैं, मान लिया कोई भी डॉक्टर हो तो हम उसको उसके स्पेशलिस्ट से जोड़ देते हैं कि रमाकांत देश पांडे हार्ट का स्पेशलिस्ट है। हम उसको और नीक के साथ नहीं जोड़ते हैं। हाँ, आपके अहमदाबाद में डॉक्टर शाह हैं, उसको हम घुटने से जोड़ते हैं। डॉक्टर अनंत चतुर्वेदी जोशी हैं जो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक हैं, उसको हम ऑर्थोपेडिक से जोड़ देते हैं। तो उसके नाम से हम उसके ऑक्यूपेंसी को हम जोड़ रहे हैं। हमको सोचना नहीं पड़ता है कि ये व्यक्ति का क्या काम है। आपके नाम से आपका व्यवसाय जुड़ा रहे, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। दोस्तों हमने नाम में इतना दम है, हमने माँ बाप ने जो नाम रखा है उस नाम को अपने व्यवसाय के साथ और उजागर करिए, क्योंकि हमारा नाम मैंने नहीं रखा है, हमारे माँ बाप ने नाम रखा है। हम उसके लिए राइट एग्जाम्पल है जो हमने माँ बाप को सबसे सच्ची खुशी इसी में दे सकते हैं कि हमने अपने नाम को अपने व्यवसाय के साथ में नाम जोड़ करके आगे किया। तो दोस्तों अपने नाम में इतना दम है कि आपके नाम के साथ साथ हमको आपके व्यवसाय की जानकारी मिल जाए। जिस प्रकार मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखी थी, जेंसन निकलसन एक कंपनी हुआ करती थी पेंट्स की। Whenever you think of colors, उसकी स्लोगन था, आप जब कभी भी रंग को याद करो, whenever you think of colors, think of us। जब आपके दिमाग में रंग की बात आए तो जेंसन निकलसन के अलावा आपके दिमाग में कोई नाम नहीं आना चाहिए। इंश्योरेंस की बात आए तो आपके अलावा आपका क्लाइंट कोई को नहीं याद करे। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता और उपलब्धि है। दोस्तों काम कम बेसी होना अलग बात है, कोई का काम कम है, कोई का काम बेसी है, इस पर कभी मत जाइए। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है जो काम कर सकता है, सक्षम है। आज हमारे देश में एक पॉपुलेशन एक ऐसा एक प्लस पॉइंट है, हम कहेंगे ये हमारे लिए एक बूम फैक्टर है कि हमारे देश में पॉपुलेशन हमारे लिए एक सबसे बड़ी कुदरत का योगदान है कि इस पॉपुलेटेड कंट्री में रह सकते हैं, रह रहे हैं, जहां इंश्योरेंस आज भी लोगों की नहीं है। हमारा जैसा इंश्योरेंस व्यक्ति यदि जाके जापान में रह जाए, ये पॉलिसी नहीं बेच पाएगा। अमेरिका में रह पाए, पॉलिसी नहीं बेच पाए, क्योंकि वहां काफी लोग अपने आप को पूर्ण तरीके से इंश्योरेंस कर रखे हैं। जापान में 96% ऑफ द पॉपुलेशन इज एडिक्वेटली इंश्योर्ड। हमारे देश में इंश्योरेंस नहीं है, तो इतना बड़ा मैसेज है हमारे लिए, हम कोई की भी इंश्योरेंस कर सकते। हम लोग एक कहानी पढ़ा करते थे कि साउथ अफ्रीका में जूते बेचने के लिए सेल्समैन को भेजा गया था, जूता का कंसाइनमेंट दे करके, और वे बोलता है यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, इसके लिए जूते नहीं बिकेंगे। वे वापस आ गया, दूसरे सेल्समैन को भेजा गया तो बोलते हैं यार कोई जूता नहीं पहनता है, जूता बेचने का स्कोप है। तो हमारे देश में, हम जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ इंश्योरेंस नहीं है, इसके लिए हमको इस बेचने का स्कोप है। और इंडिया का आज इकोनॉमी ग्रो कर रही है। दोस्तों ये तो एक टेम्पररी मंदी है, ये कोरोना बोलो चाहे लॉकडाउन बोलो, ये क्षणिक है, ये आ गया, इससे हमको काफी सीखने मिलेगा। कम से कम कोरोना ने हमको ये सिखा दिया कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होती है, परिवार में रहने की खुशी क्या होती है, और परिवार में रह के खाने, एक साथ खाने की खुशी क्या होती है। हम आज की तारीख में रेस्टोरेंट का खाना भूल गए, बाहर का ट्रेवलिंग भूल गए, हम परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी है रुपए का महत्व समझ गए। दोस्तों इस कोरोना से हमको सीखना चाहिए कि हम क्या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसने हमको डिजिटल की ओर काफी आकर्षित किया, हम डिजिटल की ओर जा रहे हैं, हम अपने आप को बदल रहे हैं।
हम अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। लोग मिलने का बोलते हैं तो नहीं मिलते, हम ऑनलाइन पॉलिसी या फोन से पॉलिसी सेल करते हैं। दोस्तों, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है तभी फोन से बात करेंगे, नहीं तो लोग लाइन काट देंगे, आप फजूल टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अपनी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाओ। प्रोडक्ट इज नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ही प्रॉब्लम। हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, मैं उसको सोना भी दे के आ जाऊं नहीं बिकेगा। तो दोस्तों, अपने आप को इंप्रूव करिए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए। Knowledge is the only thing which can give you the confidence, which can give you the power, and that ultimately will make you the success in the life. तो दोस्तों, अपने आप को हमेशा आगे जोड़िए, लोगों से मिलते रहिए, कभी शर्म मत करिए। सबसे बड़ी इंश्योरेंस में मजा एक ही है, अपने ना सुनने की हम लोग आदत हो जाती है तो इसके आगे कोई चैलेंज नहीं, ना सुनना ही मजा है। कोई बोलता है इंश्योरेंस नहीं करेंगे, हमको मजा आ जाता है कि क्यों नहीं कर रहा है, इसको हमको सीखना है कि हमको क्यों ना किया, हमें क्या कमी थी, या वे बोलेगा वे व्यक्ति अच्छा है, तो हम ये सोचते हैं वे व्यक्ति अच्छा है तो उसमें क्या अच्छाइयां हैं, उससे हम क्या ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा सीखने की चाहत रखो, कभी मत सोचो ये आपका कॉम्पिटिटर है। मैं अपने आप को ही अपना कॉम्पिटिटर समझता हूं, मेरे लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं। आई डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटर, आई एम द सुप्रीम। यदि मैं फेल किया हूं तो अपनी कमियों से फेल किया हूं, दूसरे के लिए नहीं फेल किया। कभी दूसरे को दोषी मत ठहराओ कि उसके कारण मेरा काम नहीं हुआ। नहीं, हमें क्या कमी थी, ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। अपनी कमियों को सुधारते रहिए, आप अपने आप ही ऊपर उठ जाओगे। मैं एक कहानी सुन रहा था, एक गधा था जो कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो उसको निकाला कैसे जाए, रस्सी से करेंगे तो कोई रस्सी बांधने वाला नहीं था। तो गांव वाले जो बिना पढ़े लिखे थे, वे सोचे कि अब ये गधा ऊपर तो आ नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, पड़े पड़े मर जाएगा तो गंद हो जाएगी। उस पर माटी फेंकना शुरू कर दिए कि इसको वहीं दफना दिया जाए। पर गधा की होशियारी देखिए, गधा गधा नहीं था। वे माटी गिरती थी तो उस माटी पर पांव रख देता था, ऊपर से और माटी आती थी उस पर पांव रखते था, तो लोग माटी गिरते गए, वे ऊपर चढ़ते चढ़ते गधा बाहर आ गया। तो दोस्तों, एक गधा भी अक्लवान हो सकता है। जो लोग सोचे थे उसको मार के दफना देंगे, वे वो माटी पर पांव रखते 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 बाहर निकल गया। ये दिमाग में कोई के नहीं है। तो दोस्तों, फेलियर इज द रोड टू सक्सेस। हम इस लाइन में जितना फेल करेंगे हमारे लिए उतना ही उत्तम है। फेल कब करेंगे, जब हम लोगों से मिलेंगे। हम यदि मिलेंगे नहीं तो फेल कहां से करेंगे। एक स्टूडेंट यदि परीक्षा ही नहीं देगा तो आगे कहां से बढ़ेगा। परीक्षा में दो ही रिजल्ट होंगे, या तो पास या फेल। पोजीशन और अलग बात है, पर यदि वो परीक्षा में अपीयर नहीं करेगा तो आगे कहां जाएगा। तो दोस्तों, हम कस्टमर से जो मिलते हैं इज लाइक अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन। हम उसमें क्यों घबराते हैं, हमको समझ में नहीं आता। दोस्तों, कस्टमर से मिलते रहो, अननोन लोग से मिलो। आप क्या करोगे, आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम लोग कभी हायर स्टडी करते हैं, क्या हम उस सब्जेक्ट को जानते हैं, नहीं जानते, फिर भी हम उसको अटेंड करते हैं। तो अननोन लोग से भी मिलो, आप मिलते रहो। कोई काम नहीं है तो बिना वजह से भी पुराने ग्राहक के यहाँ चले जाओ। मैं कभी कभी ऐसा होता हूँ, बगल के ग्राहक के यहाँ जाता हूँ और पिछले हफ्ता किसी को पॉलिसी बेचा, मैं वापस उसके यहाँ चला जाता हूँ। जानते हो क्या जवाब देता है, अरे आप पिछले सप्ताह तो आके गए थे। नहीं साहब, मैं तो बगल में पॉलिसी बेचने आया था, उसको 5 करोड़ की पॉलिसी बेचा हूं, मैं सोचा आपके यहाँ चाय पीने जाऊं, क्योंकि उसको मैंने पॉलिसी लास्ट वक्त 1 करोड़ की दी थी। उसको ये भी मालूम पड़े कि मैं भी 5 करोड़ की पॉलिसी कर सकता हूं। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाइए लोगों की। आपकी बदौलत मैं आज जो भी हूं, आपकी बदौलत हूं। मैं आज जो भी कुछ हूं, हमारे ग्राहक की बदौलत। मैं जब MDRT अटेंड करके आता था या अमेरिका जाके आता था, या आज भी कभी भी जाता हूं, मान लिया ICICI लोम्बार्ड की तरफ से गया या कहीं भी गया, मैं उन ग्राहकों को चिट्ठी देता हूं, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट टू मी आई हैव बीन एबल टू अचीव दिस पोजीशन। और आगे भी आप हमको सपोर्ट करते रहेंगे, एंड यू आर ए पार्ट टू माई सक्सेस। आप नहीं होते तो हमको सक्सेस नहीं मिलती, यू आर ए पार्ट टू माई सक्सेस। हमको एक ख्याल है, कहानी या मेरी अपने पर जो बीती हुई बात है, मैं MDRT करता था तो मैं हर क्लाइंट को चिट्ठी आज भी भेजता हूं कि आप हमको सपोर्ट मिला। एक क्लाइंट को मैंने चिट्ठी भेजा कि आपने हमको 50,000 रुपया प्रीमियम दिया, इसके लिए मेरा MDRT हो गया, यदि आप नहीं देते तो मेरा MDRT नहीं होता और मैं इस पोजीशन पर नहीं जा पाता। उनका फोन आया कि दमाई साहब, मेरे 50,000 प्रीमियम से आपका MDRT हो गया। साहब, आपका ही शॉर्टफॉल था लास्ट में,
और आपने 50,000 दिया तो मेरा काम हो गया, नहीं तो मैं MDRT क्वालिफाई नहीं करता। जानते हो उनका क्या जवाब है? जब कभी भी शॉर्टफॉल हो तो मेरे पास में आ जाओ। सोचिए, मुझको उनका पोटेंशियल पता नहीं था और नेक्स्ट ईयर ही मैं उनको जाके बोला सर करीबन 30 लाख प्रीमियम का शॉर्टफॉल है। बोले तुम चेक ले जाओ यार, मेरे कारण तुम्हारा यदि होता तो करो, क्योंकि वे बहुत बड़े व्यक्ति थे। मैंने उनको ये लिखा था कि यू आर ए पार्ट ऑफ माई सक्सेस। मैंने उनको अपने साथ जोड़ लिया था। यदि आप हमको सपोर्ट नहीं करते तो हमको नहीं होता, एंड आई होप कि हमको आगे भी आप सपोर्ट करते रहोगे। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को अपलिफ्ट करो। हम भगवान की रोज पूजा करते हैं, हम गणेश जी पर लड्डू चढ़ाते हैं, क्या उनको तो चढ़ाने वाले लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, क्या वे हमारे लड्डू के भूखे हैं? नहीं है। हम भगवान की प्रशंसा करते हैं जिसका हमको जवाब नहीं मिलता है, फिर भी हम एक मन से उनके श्रद्धा से पूजा करते हैं, अपने अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने अपने देवताओं को याद करते हैं, उससे हमको शक्ति मिलती है। हम अपने कस्टमर को भी दिल से याद करें, हम कस्टमर की दिल से प्रशंसा करें। कस्टमर अचीव करता है तो उसके बारे में बात करें, उसको मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों, अखबार में न्यूज कटिंग आती है, न्यूज आती है, मैं उस क्लाइंट की न्यूज को स्कैन करके उसको मेल व्हाट्सएप करता हूँ कि ये आपके संबंधी न्यूज है। कितने लोग का तो आता है दमाशा, ये तो मैंने न्यूज मिस कर जाता, आपने कहा देखी? मैंने इस अखबार में देखी। मतलब बहुत अच्छा किया। तो दोस्तों, हम लोग किसी भी बहाने क्लाइंट से जुड़े रह सकते हैं। हमको हर क्लाइंट का टेस्ट पता है, हर क्लाइंट का व्यापार पता है, तो हम उसके बारे में उसके सोच सकते हैं। कभी कोई हजारी रिलेटेड न्यूज आती है तो मैं हजारी वालों को भेजता हूँ। जूट मिल की न्यूज आती है, जूट मिल के मालिक को भेजता हूँ कि भाई ये पोजीशन है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो बंगाल गवर्नमेंट ने बोला कि हम जूट नहीं लेंगे, प्लास्टिक बैग लेंगे। मैंने अपने क्लाइंट को भेजा कि बंगाल गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ, क्योंकि लॉकडाउन अखबार नहीं आते कितने लोगों के यहाँ, तो बोला दमाई साहब आपने बहुत अच्छी न्यूज दी हमको, मैं इमीडिएटली दिल्ली में बात करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्लास्टिक बैंड है तो जूट प्लास्टिक क्यों लिया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे हमको डायरेक्ट मालिकों से संपर्क में रहते हैं, किसी के ना किसी बहाने जुड़े रहें। रिस्पॉन्ड नहीं आए तो मत आया, पर हम जुड़े रहते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, हो सकता है हमको नहीं मिले सक्सेस, फिर भी हम पूजा करते हैं। आप क्लाइंट से किसी माध्यम से जुड़े रहो, अपने आप को क्लाइंट से साथ में जोड़े रखो, आप एक होकर रखो। आपके दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में ये रहे कि मेरे बारे में सोचता है। जब उसके मन में फीलिंग आएगी तो वे भी आपके बारे में सोचेगा। इंश्योरेंस की बात आएगी तो वे आपके बारे में सोचेगा। मेरे तो ऐसे क्लाइंट है, जब इंश्योरेंस की बात आती है तो हमारा बात करते हैं। और कुछ क्लाइंट तो बोलते हैं दमाई साहब कितने कोल्ड कॉल आते हैं, इंश्योरेंस की दरकार है, एक काम करिए आपका नंबर मैं दे दिया करता हूँ। मैं तो परेशान हो जाता हूँ और मैं बोलता आगे से बोल दिया करो रमेश दमानी मेरा एजेंट है, तो शायद आपको तकलीफ नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं जो बोलता क्लाइंट को, जिसका भी कॉल आता बोल दो रमेश दमानी मेरा एजेंट है, क्योंकि हमको भरोसा है कि जिस घर में मैं काम करता हूँ वहां दूसरा एजेंट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो सर्विस दूंगा प्राण से दूंगा, मन से दूंगा, और कस्टमर मेरा कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, इंश्योरेंस के माध्यम से मैंने लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी पॉलिसी 1996 में की थी, 5 करोड़ की विदाउट की में, और लास्ट ईयर मैंने एक ही पॉलिसी करी, सिंगल पॉलिसी 100 करोड़ की एक पॉलिसी। दोस्तों, इस फरवरी की मैंने अच्छी सेल की थी, एक 100 करोड़ की नहीं थी, 100 करोड़ की एक ही पॉलिसी बेची विदाउट की में। एक पॉलिसी मैंने फरवरी में मैं डिस्कस करने गया था, मैं शेयर करता हूं, जो लास्ट में मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, मैं आपसे भी शेयर करता हूं। फरवरी का महीना था, लॉकडाउन के पहले का। मैं बोला एक अच्छे बिजनेसमैन के घर में गया था, मैंने बोला कि चेकबुक निकलवा के लाइए, अपनी चेकबुक चाहिए, आपके नाम की चेकबुक। बोले क्या काम है? मैंने चेकबुक मंगाइए। मैंने सीए को कहा था, उसका सीए भी उस दिन ऑफिस में था, कि इसको कहता आपकी इंश्योरेंस करिए, बोलता इंश्योरेंस करके कोई लाभ नहीं। तो बोले सीए जब तक नहीं बोलेगा तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कितने घरों में, बड़े घरों में, जब तक फाइनेंशियल एडवाइजर सीए प्लानिंग नहीं करता तो नहीं लेते। तो मैंने कहा एक काम करिए, आप चेकबुक मंगाइए। सीए भी बगल में बैठा हुआ था, तो बोले चेकबुक का क्या काम है? बोले आप मंगाइए प्लीज। उनका अकाउंटेंट चेकबुक लेकर के आया। मैंने कहा ये चेकबुक में आप अपनी वाइफ के नाम में एक 10 करोड़ का चेक काटिए। क्या कहा मैंने? 10 करोड़ का चेक लिखिए। तो वे बोलते हैं क्यों लिखूं? बोले यार मेरे नाम में नहीं लिखना, आपकी वाइफ के नाम में लिखवाना 10 करोड़ का चेक। बोले मेरे बैंक में तो बैलेंस नहीं है। बोले यार कौन देखने गया बैलेंस है कि नहीं, लिख डालो, जमा कर दो। डिसऑनर तो होगा, मैं आपके वाइफ को नहीं बोलने जा रहा हूँ कि 10 करोड़ का चेक आपको लिखा था, डिसऑनर हो गया। सीए बोलता आप क्या मजाक कर रहे हैं?
बोले भाई साहब प्लीज यार, यू माइंड योर बिजनेस, लेट मी डू माय बिजनेस। हमको गुस्सा आ गया था क्योंकि मेरे रास्ते में पत्थर बन रखा था। मैं बोला इसकी आज मैं तौहीन करूंगा। मैंने बोला आप 10 करोड़ का चेक लिखिए। वे नहीं लिखे चेक। मैंने चेक लिया और मैं बोला एक काम करता हूँ, एक चेक का पन्ना बर्बाद होगा जिसका दाम 1 रुपया, क्योंकि गवर्नमेंट चार्ज करती है 1 रुपी पर चेक लीफ। मैंने उस पर 10 करोड़ लिख दिया और लिख के उनकी वाइफ का नाम लिख के बोला आप इसमें सही करिए। वो सही नहीं कर पाए। वो बोलते बैलेंस ही नहीं है, सही क्यों करूं? तो मैंने कहा एक बात बताइए सीए साहब, सीए को कहा सीए साहब एक बात बताइए, आप तो इतने बड़े इनके एडवाइजर हैं, हमको इस चीज का दुख है कि ये 10 करोड़ रुपया भी इनके बैंक में बैलेंस नहीं रख सकते आप। इनको 10 करोड़ का चेक साइन करने में झिझक हो, वे भी अपनी वाइफ के नाम में। तो बोलते हैं सीए बोलते हैं कि इनका रुपया तो व्यापार में लगा रहता है, व्यापार में लगे रहने का ये रुपया नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने बोला अच्छी एक बात बताओ, व्यापार में लगा तो कंपनी से लिखा के दे दो। आपकी जो कंपनी है जिसका हजारों करोड़ का टर्नओवर है, तो आप उससे 10 करोड़ का चेक लिखवा दीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, कंपनी का रुपया व्यापार में लगा हुआ है, 10 करोड़ रुपया निकलना आसान नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करिए, आसान नहीं है तो पर चेक तो साइन करवा दीजिए। मालिक ने चेक साइन नहीं किया क्योंकि अंतर आत्मा गवाह नहीं देती है, जिसमें बैलेंस भी तो उसके समझदार व्यापारी था। तो मैंने एक बात कही, साहब ये सीए साहब भी फेल कर गए, आपकी बैंक में 10 करोड़ का बैलेंस नहीं कर सकते हैं। एक बात की तो मेरी गारंटी है, जिंदे जी तो आप अपनी वाइफ को 10 करोड़ नहीं दे पाओगे, मरने के बाद मैं दूंगा इसकी गारंटी। तो बोला मैं बात समझ गया। मैंने उनकी 10 करोड़ की पॉलिसी करी और 2 भाई की 10-10 करोड़ की 10 करोड़ की पॉलिसी करी। मैंने कहा कि 10 करोड़ के चेक में आपको 10 करोड़ का बैलेंस चाहिए, मेरे 10 करोड़ में से 15 लाख का प्रीमियम चाहिए। मैंने तीनों भाई की 15 लाख 45 लाख रुपए का प्रीमियम चेक लेके उड़ गया। मैं बोला कि हमको इस बात की खुशी है कि आप समझदार व्यक्ति हो, समझ गए जिंदे जी तो आपके यहाँ 10 करोड़ का बैलेंस नहीं होना है, मरने के बाद मेरी गारंटी। तो लोगों को समझाना पड़ता है, बिंदास समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी चीज को बेच लो। बाबा रामदेव पब्लिसिटी कर रहे हैं कि मेरे दंत मंजन में ये लाभ है, मेरे घी में ये लाभ है, और वे भी आज हजारों करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हुए। जब इतने बड़े से बड़े व्यक्ति पब्लिसिटी कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट में क्यों छोटा बने? दोस्तों हम ही एकमात्र इस बिजनेस में हैं जो परिवार को तबाह होने से बचा सकते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सेव द फैमिली। हम भगवान की उस अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं कि भगवान ने मनुष्य को भेजा, हो सकता है वे नहीं कमा पाए, तो हमारा ड्यूटी बनता है उस परिवार को सुरक्षित करने का। सारी व्यवस्थाएं हैं, फाइनेंशियल व्यवस्था करना हमारा काम है। हम लग्जरी नहीं दे सकते, हम हेल्थ नहीं दे सकते हैं, जो करना उसी को करना है। क्लाइंट खुद करेगा, लग्जरी उसी को भोग करना है, हेल्थ भी उसी को ठीक करना है। वेल्थ हम दे सकते हैं, उस परिवार को वेल्थ से डिपेंडेंट हम कर सकते हैं। हम इतने अच्छे प्रोफेशन में दोस्तों, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं। हम मेडिक्लेम करते हैं, हमको बहुत खुशी हुई कि अतुल जैन जी से कि इन्होंने कहा कि मेरे 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है। दोस्तों मैं ये बात जरूर कहूंगा दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो यदि हर एजेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ बना लेता है तो 15% कमीशन कहीं नहीं जानी। 5 करोड़ में 75 लाख रुपया, टैक्स काट के 60 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मैंने आपको लाइफ टाइम पेंशन है। हेल्थ इंश्योरेंस तो ऐसा है कि मैंने हेल्थ में बड़ा क्लेम दिया 36 लाख रुपए का, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम दिया 24 लाख रुपए की, 28 लाख रुपए की, 18 लाख रुपए, सबके कागज मेरे पास में। मैं सबका एक सेटलमेंट कागज रखता हूं कि देखिए इतने बड़े बड़े क्लेम दे रहा हूं। मैं 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता हूं। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस जब करते हैं तो लोगों से जब बोलता हूं कि बीमार तो हो सकता है 2 बार पड़ो या नहीं भी पड़ो, हो सकता है 100 साल तक भगवान आपको बीमार नहीं करे, पर 100 साल में एक बार मरना निश्चित है। आप बीमार पड़ो चाहे नहीं पड़ो, यदि हेल्थ इंश्योरेंस करता तो उसको बोलता हूं कि भाई बीमार पड़ो चाहे मत करो, मरना निश्चित तो लाइफ करते हैं। जब लाइफ इंश्योरेंस होती है तो बोलते हैं मरोगे तो 1 बार बीमार, 2 बार पड़ सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर। तो दोस्तों दोनों पॉलिसी बेचता हूँ, मजा आता है। मैं फैक्ट्री की इंश्योरेंस करता हूँ। आज की तारीख में मैं आसाम के 55 चाय बागान की इंश्योरेंस में 55 टी गार्डन्स आर इंश्योर्ड विथ मी। बड़े बड़े पावर प्लांट की इंश्योरेंस करता हूँ, 5-5 हजार करोड़ के पावर प्लांट की इंश्योरेंस मेरे पास में है। मैं जूट मिल की इंश्योरेंस करता हूँ, कॉटन मिल की करता हूँ, हाँ शुगर मिल की करता हूँ। तो दोस्तों हर चीज का अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड करता हूँ। मैंने बड़े बड़े क्लेम दिए हैं। कलकत्ता का सबसे बड़ा क्लेम मैंने भारत में दिया है, 130 करोड़ की एक फैक्ट्री का क्लेम, टोटल लॉस
1 साल में मैंने क्लेम दिया। मैंने लॉस ऑफ प्रॉफिट के बड़े क्लेम दिए हैं, जो व्यापार में अभी आग लग जाती है तो प्लांट बंद हो जाते हैं 2-2 महीना, तो उसका वर्किंग लॉस ऑफ प्रॉफिट मैंने दिया, 54 करोड़ का क्लेम दिया। मैंने 22 करोड़ के क्लेम दिए। जहाज डूब गया था उसका क्लेम दिया 32 करोड़ का। तो दोस्तों, हर चीज को अपने आप को मैं इंडिपेंडेंटली खुद ही पढ़ता हूँ, खुद ही मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरे पास में लीगल टीम है, टेक्निकल टीम है, अंडरराइटिंग टीम है। मैं फुल अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ। मैंने चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट लंदन से अपने मैरिन सब्जेक्ट में पढ़ाई की है, लंदन से, वहां का कोर्स किया मैंने। दोस्तों, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। जहां भी नॉलेज मिलता है मैं वहां झपक के लेना चाहता हूँ। कुछ मिल रहा है ले लो, अरे नॉलेज ही तो मिल रहा है, आप लेने में मत हिचकिचाओ। दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैं चाहता हूं कि और इम्प्रूव करूं। मैं अपने आप को हमेशा टेक्निकली अपग्रेड करता रहता हूं। मैं जीआईसी चेम के से कांटेक्ट में हूं, आईआरडीए लोगों के साथ कांटेक्ट में रहता हूं। कोई प्रॉब्लम होती है बेझिझक बात कर लेता हूं, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है हर आदमी देना चाहता है। मुश्किल है हमारे में कि हम लेना नहीं चाहते। देने के लिए बहुत लोग हैं, पर हम इतने आपको समझ लिए कि हमको सब आता है। दोस्तों, आज भी हमको लगता है कि इंश्योरेंस एजेंट के नाते मुझको कुछ नहीं आता है, क्योंकि समुद्र में हम जितना डीप जाएंगे उतनी हमको सोने, गहना, कॉस्टली पत्थर, मोती मिलेंगे, मानक मोती। और यदि किनारे चलेंगे तो कादा कीचड़ में रह जाएंगे। समुद्र के किनारे चलते हैं तो माटी लगती है, बालू लगती है, हमको धोना पड़ता है। पर आप जितना डीप जाओगे आपको मणि माणिक सब मिलना शुरू हो जाएंगे। आप डीप चले जाओ। इंश्योरेंस का कहाँ अंत हमको आज तक नहीं पता, कहाँ अंत है। मेरे पास में एक एक सब्जेक्ट की 80-80 हजार रुपए की किताबें मेरे पास में। मेरे पास में इंश्योरेंस की लाइब्रेरी होगी कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की। मैं लंदन से बुक लाता हूँ, लॉर्ड्स लंदन से लाता हूँ, अमेरिका से लाता हूँ, एंड दैट टू ऑन अंडरराइटिंग, मार्केटिंग एंड क्लेम्स, लीगल एस्पेक्ट। 8-8 हजार पन्ने की किताबें, जो 3-3 वॉल्यूम में किताबें मेरे पास में। तो दोस्तों, अपने आप को सिखाते रहिए, सीखते रहिए। नॉलेज है, लोग आपके पास में आएंगे। यदि आपके पास में अच्छी वस्तु है तो आप कहीं भी जाकर के उसको खाने की चेष्टा करते हैं। आपको पता है कि उस अमुक मिठाई की दुकान में अच्छी मिठाई है, वे कितना भी भीतर हो आप जाकर के लाओगे। दोस्तों, खुशबू फैलती है तो लोग उसके पास जाते हैं। खुशबू ये लेके नहीं घूमती कि मेरे पास खुशबू है, आप आ पाओ। आप अपने आप को इतना इंप्रूव करो कि लोग आपके पास में आए, चल के आए। हमको रेफरेंस से इतने बिजनेस मिलते हैं दोस्तों, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। रेफरेंस क्लाइंट बहुत हो गए आज की तारीख में, हमको लोग रेफरेंस में काम देते हैं। लास्ट ईयर मेरे एक क्लाइंट ने 5 करोड़ का जीवन शांति का चेक, चेन्नई से 23 अगस्त लास्ट डेट थी, उसका आदमी प्लेन से आकर के हमको चेक देके गया कलकत्ता में। एजेंट जाके लेता है, मुझको क्लाइंट का व्यक्ति 23 तारीख अगस्त को लास्ट डे, जीवन शांति का प्लान क्लोज हो रहा था ओल्ड रेट में, उनका आदमी प्लेन से आके हमको चेक देके गया। हमारे में बहुत पावर है दोस्तों, हम कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। जापान में कहते हैं इम्पॉसिबल वी ट्राई, डिफिकल्ट वी डू इट। उनके लिए इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं है। वो डिफिकल्ट है हम कर लेंगे, इम्पॉसिबल वी विल ट्राई। दे डोंट से इम्पॉसिबल है तो उसको छोड़ दो, दे डू इट। दोस्तों, हमारे लिए भी इम्पॉसिबल वर्ड कुछ नहीं है। हम इतने अच्छे सहज व्यापार में, हमको तो कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, हमको कोई सेल टेक्निक नहीं चाहिए, हमको मास्टर ऑफ सेल्समैन नहीं बनना है, हमको अपने आप को इंप्रूव करना है। हम अपने आप में कितनी रोशनी ला सकते हैं। आप कितने भी पावर के बल्ब लगा दो, रोशनी का सोर्स एक ही है। आप प्लग में 50 वाट का भी बल्ब लगा सकते हो, 100 का भी लगा सकते हो, 500 का भी लगा सकते हो। सोर्स ऑफ पावर इज वन, दैट इज नॉलेज। यदि बिजली में एक ही प्लग से, एक ही स्विच से 0 वाट का भी बल्ब जलता है और एक ही प्लग से 100 वाट का भी बल्ब जलता है। ये मत सोचो कि 0 वाट के बल्ब को पावर की दरकार नहीं है। यस, बिना पावर के 0 वाट भी नहीं जलेगा। इस प्रकार यदि हमारे में नॉलेज हो तो आप वही 0 वाट वाले 500 वाट का भी बल्ब का काम कर सकते हो। दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली सोर्स which will allow you to stay in the profession, which allow you to have the socially respect in the society with the great respect. दोस्तों, एज इंश्योरेंस एजेंट, आप सबको मेरी आवाज आ रही है राजेश भाई? आवाज आ रही है राजेश भाई? आप लोग आवाज आ रही है? तो बहुत बढ़िया आ रही है सर, बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। हाँ, तो दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग। मैं बार बार नॉलेज पे इसके लिए करता हूँ कि अपने आप को अपग्रेड करते रहो। दोस्तों,
व्यापार चल के आएगा। अच्छे ग्राहक उसी दुकान में जाते, चाहे दुकान कहीं भी हो, दुकान चल के ग्राहक के पास नहीं जाती है। आप एक बैठी बैठाई दुकान हो, आप लोगों से मिलते रहो, हमारा काम है इंश्योरेंस की बात करना। आपके अपने पीछे में कितना स्ट्रॉन्ग बैनर LIC का है, एक करोड़ों की कंपनी है, लाखों करोड़ों की कंपनी है, जो खुद हमारे लिए पब्लिसिटी करती है, हमारे प्रोडक्ट की गारंटी है। दोस्तों कोई कमी नहीं है। और आज के तारीख में मैं इंश्योरेंस के अलावा लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ सब करता हूँ, तो हमारे लिए काउंटर सेलिंग हो जाती है। मैं लाइफ के साथ नॉन लाइफ भी करता हूँ और लाइफ नॉन लाइफ के साथ लाइफ भी करता हूँ। और लोगों के क्लेम्स, कल मेरे पास में जैसे 24 क्लेम आए, सब क्लेम की चिट्ठी चली गई है। आज सब सर्वे डेपुट हो जाएंगे। मैं क्लाइंट से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ और आपसे बात करते हमको पता नहीं कितने कॉल मिस आ गए, हमको खुद को पता नहीं। फोन तो मैंने ये दूसरा फोन ले रखा है, तो हमको पता नहीं कितने कॉल मिस आ चुके हैं अभी तक 1 घंटा में। करीबन 12 कॉल मिस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आई हैव टू अटेंड ऑल द कॉल्स आल्सो, सो दैट कि ये 2 दिन में जो घटनाएं घटी हैं कलकत्ता में, तो काफी नुकसान हुआ है कलकत्ता में। और यहाँ इंश्योरेंस की कीमत पता चलती है। हमको कोई बोलता है 2 लाख का नुकसान हो गया, बोले यार छोड़ दे यार, क्या फर्क पड़ता है। उसमें भी मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ। कल एक ग्राहक ने कहा नवाज साहब हमारा 5 लाख का माल डूब गया। अरे यार डूबने दो, क्या फर्क पड़ता है, तुम डूबोगे तो कितने का डूबेगा ये बताओ। बोले यार छोड़ो, हम लाइफ इंश्योरेंस बाद में करेंगे, अभी तो मेरा माल बचाओ। बोले माल बचता रहेगा, माल का तो क्लेम दिलाऊंगा, पर जब तुम नहीं रहोगे तो परिवार को कौन चलाएगा। अच्छा ठीक है, अपने इसका काम सर लिया तो अपने लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं हमेशा एक चीज को किसी बहाने मैं लाइफ इंश्योरेंस की चर्चा करता हूँ, और लोगों को पता चलता है कि आपको माल के लॉस बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसका परिवार में उसके जब अर्निंग मेंबर चला जाए तो कैसे बर्दाश्त करेगा। हमको किसी माध्यम से अपने आप को इस व्यवसाय में अपने आप को उठाना है, आगे चलना है। दोस्तों मैं 250 रुपए की महीने की नौकरी करता था, और लास्ट ईयर मैंने करीबन 2 करोड़ का इनकम टैक्स पेमेंट किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि 2 करोड़ का टैक्स भी पेमेंट हो सकता है। दोस्तों इस व्यापार में वी कैन गो टू एनी हाइट। सफलता हमारे लिए खड़ी है सामने, हम नहीं ले पा रहे हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं। अरे दोस्तों लोगों से मिलो, मैक्सिमम ना, उसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। ना सुनने का जो मजा है इसी व्यवसाय में है। हम इसमें फेल नहीं करते हैं, ना सुन के हम पास करते हैं, और परीक्षाएं में यदि ना करते तो हम फेल हो जाते हैं। ये एकमात्र, यदि डॉक्टर ना करे तो रोगी मर जाएगा बेचारा, वकील ना करे तो केस हार जाएगा। सोचिए यदि डॉक्टर बोलेगा मैं पेशेंट नहीं बचा सका, परिवार वाले छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। वकील बोलेगा मैं बहुत चेष्टा किया, केस हार गया, क्या घर वाले बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। एक इंश्योरेंस एजेंट है, ना किया तो ना किया, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उस नाम को मैंने तो परिवार को बोला, ना कोई को बोला, तो वह नाम मेरे साथ ही सीमित रह गया। पर डॉक्टर रोगी मार दे तो सारा समाज जानता है, यदि वकील केस हार जाए सारी दुनिया जान जाती है। पर इंश्योरेंस एजेंट ना सुनता हुए चैम्बर में सुन के खुद ही निकल जाता है, उसकी कहीं अपयश नहीं होती। तो दोस्तों हमको तो मजा ही मजा है, ना सुन के हमको अपने आप में इंप्रूवमेंट का मौका मिलता है, और ये ना मेरे साथ ही रह जाती है, और ये ना हमको आगे सीखने का मौका देती है कि हम क्यों ना फेस किए कस्टमर से। तो हमारी कहीं भी सोशल बेइज्जती नहीं है, सामाजिक बेइज्जती नहीं है, पारिवारिक बेइज्जती नहीं है। हम इतने मस्त बिजनेस में है कि हम अपने आप में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप में फेल कर रहे हैं और अपने आप में पास कर रहे हैं। तो दोस्तों मजा आता है इस काम में। इंश्योरेंस के अलावा क्या बिजनेस हो सकता है हमको नहीं समझ में आता है। दोस्तों भगवान इस देश में 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 लाख एजेंट LIC में, बाकी प्राइवेट कंपनी में 8 लाख एजेंट है। पर कैपिटा कितने एजेंट हुए? दोस्तों हर व्यक्ति को इंश्योरेंस की दरकार है। हम अपना काम सही तरीके से करें, और इस सही तरीके के साथ अपने आप को जोड़ो कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। यदि समाज के प्रति लोग सेवा करते हैं कि भाई इस समाज में जरूरतमंदों की सेवा की जाए, उसी प्रकार समाज में जरूरतमंदों की इंश्योरेंस की जाए जिनको दरकार है। यदि किसी व्यक्ति में, कई परिवार में डेथ हो जाती है, दोस्तों मैं एक बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूं, जो बात हो सकता है अच्छी नहीं हो, पर यदि किसी घर में कोई विडो जब होती है, कोई अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है, तो हर एक व्यक्ति जाके उस विडो को बोलता है, क्या बोलेगा जानते हैं? कोई काम हो तो भाभी जी बता दीजिएगा, आपको कुछ की दरकार हो तो हमको आप बोलिएगा, मैं आ जाऊंगा। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? सब बोलते हैं। एक सामाजिक दस्तूर समझो या एक ऑब्लिगेशन समझो। पर जिस दिन यदि वे विडो
जो व्यक्ति घर पर आ रहा है उसको बोलेंगे भाई साहब हमको एक बार 5 लाख रुपए की दरकार है, हमको एक बार 5 लाख रुपया भेज दीजिएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति उसके लिए कल पूछने जा रहा था कि कोई दरकार है, वो कल से नहीं जाएगा, बोलेगा अरे यार वे तो 5 लाख रुपया मांग रही है, और वे अपने साथियों को भी बोल देगा जाओगे तो रुपया मांग लेगी। दोस्तों, ये जब प्रैक्टिकल बात आती है तब मालूम पड़ता है चुभन क्या होती है। मैं एक ऐसे लेडी से मिला था जिसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और वो बोलती है भाई साहब हमको तो कोई परवाह नहीं, मेरे भाई साहब की इंश्योरेंस 25 करोड़ की थी, और मेरे पास में आज फाइनेंशियल सक्षम है, मेरे पास में 500 एम्प्लॉइज है, मैं एक दिन में फैक्ट्री बंद नहीं करूंगी। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस मैंने देखा। क्यों देखा? क्योंकि शी वाज हैविंग मनी। अपार्ट फ्रॉम any physical presence of the person, is the only financial freedom which we can give is the insurance. हम किसी परिवार को यदि फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स। समाज में लोग जाके पूछेंगे विडो को क्या चाहिए, हो सकता है 2 दिन रोटी दे या कोई सामान पहुंचा देंगे, पर जहां वे विडो रुपया मांगेगी, नोबडी विल गो। वी आर द ओनली एजेंट हु कैन गो टू द फैमिली विद चेक। दोस्तों, is our duty to ensure the public thoroughly, is our duty see that everybody is insured in the society to whom we know. हमारे दुर्भाग्य क्या है कि पड़ोसी में दूसरा एजेंट काम करके जाता है क्योंकि हमने उसको अप्रोच नहीं किया। ये सब बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दोस्तों, हर व्यक्ति को अप्रोच करिए। वी आर द वंडरफुल, सुपर वंडरफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी आज सुनने वाला व्यक्ति बता दे कि अपना इंश्योरेंस से अच्छा व्यवसाय ये है। वोडाफोन फेल कर सकता है क्योंकि जियो आ गया, एयरटेल फेल कर सकता है क्योंकि जियो आ गया। एक समय वोडाफोन बड़ी कंपनी हुआ करती यूके की। दोस्तों, कोई काम छोटा नहीं है, हमारी सोच को बड़ी रखो। हर एक माचिस वाला जो माचिस की डब्बी बेचता है 1 रुपए की, उसकी भी करोड़ों की फैक्ट्री। तो काम क्या करता है? माचिस बेचता है। तो क्या वो छोटा काम है? तो हर काम इतना इंपॉर्टेंट है, किसी काम को छोटा मत समझो। काम काम है, कर्तव्य है। हम किसी व्यक्ति को छोटा बोलते हैं, क्यों भाई? यदि हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर नहीं आएगा तो एक्चुअली है कौन? छोटा काम करता है। यदि वे नहीं आएगा तो क्या हम रह पाएंगे घर में गंदगी में? नहीं रह पाएंगे। तो वे काम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर काम अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, हर काम इतना महत्वपूर्ण है। हम काम को यदि पूजा के भाव से करें, काम को यदि पूजा के दृष्टिकोण से करें कि हम काम नहीं एक पूजा भावना से काम करें, सेवा, तो काम आपको कोई भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो अपने कर्तव्य को सोचते हुए हम जिस व्यवसाय में हैं, कितने लोग बोलते हैं कि हमको शर्म आती है बोलते हैं मैं इंश्योरेंस एजेंसी का काम करता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। मेरे एक बहुत बड़े चाय बागान के मालिक थे, क्या दमानी जी इंश्योरेंस का काम करते हैं और कोई काम नहीं है। जो काम नहीं है वे बैग लेके इंश्योरेंस एजेंट बन जाता है। दोस्तों, हमने भी ऐसा सुना, तो मैं बोलता था मेरा काम है परिवार की सेवा करना, मैं आपकी इंश्योरेंस नहीं करने, मैं आपके परिवार को सुरक्षित करने। आप ये मत सोचो मैं आपकी इंश्योरेंस करने। तो दोस्तों, वी आर इन द वंडरफुल, सुपर वंडरफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति आपसे बात करे, अपने गर्व से बोलिए, यस आई एम द इंश्योरेंस मैन, दैट इज द प्राउड। मैं डॉक्टरों को बोलता हूं जब आप फेल करते हो तो मेरा काम चालू हो जाता है। आप जब फेल करते हो या आपके पास रोगी आता है तो भी मेरा काम चालू रहता है, उसको मेडिक्लेम से सुरक्षित रखना। आप उसको मार दोगे तो परिवार को सुरक्षित करना। तो इसके लिए दोस्तों, वी आर द सुपर वंडरफुल बिजनेस, डोंट फील शाई ऑफ योर प्रोफेशन। तो दोस्तों, इसी वक्तव्य के साथ में मैं अपना समय हमको जो दिया गया था, आई थिंक हुआ है। राजेश जी, तो हमें आज्ञा दीजिए। ये कहूंगा दोस्तों, तो कमाल कर दिया, मार्वलस मार्वलस मार्वलस, क्या कहने, माइंड ब्लोइंग लेक्चर। भाई कैसा लगा आप लोगों को? बताओ मेरे को थोड़ा सा चैट बॉक्स में कैसा लग रहा है, बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। आपके कमेंट नहीं आ रहे सर? हाँ आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। क्या कहने, एक्सीलेंट, अमेजिंग, जय हो, बहुत अच्छा, थैंक यू। दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस इंश्योरेंस के माध्यम से मैं आज तक संसार के 45 कंट्रीज को घूम चुका हूं। और 45 कंट्रीज में मैंने एक लिस्ट बनाई थी, 130 सिटीज, 130 शहर को संसार में मैंने घूमा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस आपको कोई भी ऊंचाई तक ले जा सकती है। और हम ये कहेंगे अंत में कि एफपीआरटी के माध्यम से राजेश भाई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, दोस्तों इसमें मत चूकिए, अपने आप को और अपने दोस्तों को लाइए। और ये मत सोचिए कि आप कोई कॉम्पिटिटर पैदा करें, कभी मत घबराओ।
यदि कॉम्पिटिटर पैदा होता है तो बहुत खुशी है, क्योंकि अपने आप को फिर उठाने का मौका मिलता है। तो इसके लिए कंपटीशन से मत घबराओ। ये देश की आबादी हमारे लिए एक बड़ा बूम है, और जितने कंपटीशन होंगे उतना अच्छा है। हम अपने आप को और अपलिफ्ट करते रहेंगे। शेयर द नॉलेज, इंक्रीज द नॉलेज अमॉन्ग्स द पीपल टू whom you know। तो दोस्तों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप FPRT से जुड़े हुए हो, और राजेश भाई को कहूंगा कि आपने इतना अच्छा काम किया, और महीने भर हम लोग का 1 घंटा आपने बड़ा अच्छे काम में लगा। सुबह प्रातःकालीन 8 से 9 चाय पर चर्चा, हाँ, और मैं तो 8 बजते ही मेरा चालू हो जाता है कि भाई कब राजेश भाई ने आप क्या, मैं ये नहीं देखता कल क्या था, आज क्या होने वाला ये देखना है। तो राजेश भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और ये इतनी बड़ी सामाजिक सेवा कर रहे हैं। मैं कवियों को जब सुनता हूँ, आज सुरेश शैलेश लोढ़ा बोलिए, चाहे अरुण जैमिनी बोलिए, जो भारत के मूर्धन्य कवि है, वे सब राजेश भाई का नाम लेते हैं। हमें गर्व होता है। तो दोस्तों, मजा आता है। राजेश भाई का कभी कभी मैसेज आता है, टीवी में आ रहा है तो मैं देखता हूँ। क्या आवाज चली गई क्या? आप बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? ठीक है ठीक है, बीच में बिल्कुल कुछ आ रहा था। तो राजेश भाई, सो नाइस ऑफ यू, आपने हमको मौका दिया हमारे साथियों से बात करने का। और मैं यही कहूंगा कि अपने व्यवसाय मत घबराओ, आप काम में लगे रहो, छोटा हो चाहे बड़ा, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम आगे काम में लगे रहेंगे तो हमको और आगे जाने का मौका मिलेगा। कभी मत सोचो कि मैं HNI के पास जाऊंगा, हर व्यक्ति के पास जाओ। और यही कहूंगा, कब चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए हमें पता नहीं, कब हमारा स्मॉल कस्टमर बड़ा बन जाए पता नहीं। लोग जुड़े रहिए, हर व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसी वक्तव्य के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, दमानी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की सूचना यह है कि कल हमारे बीच में सुबह विश्व विख्यात डॉक्टर विश्वरूप चौधरी साहब आएंगे, और वो बात करेंगे कोरोना कल, आज और कल। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। कल आप क्लास में सुबह आना ना भूलिएगा। मेरी फेसबुक पर इसका लिंक है, वहां से आप ले लीजिएगा। मैं समय नहीं रहा, धन्यवाद के लिए पंकज अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी FPRT से प्रार्थना करूंगा कि वे दमानी साहब का धन्यवाद करें, आप सबका धन्यवाद करें। पंकज अग्रवाल, पंकज जी बोलिए। पंकज जी, अगर मैं सुना था 6 जार के बारे में उन्होंने कहा था जिस दिन। पंकज जी ओपन कीजिए अपने आप को। हाँ, मैं ओपन हूँ राजेश भाई। एक्चुअली आपने मुझे म्यूट कर रखा था और मेरे को राइट्स भी नहीं। ओके ओके, राइट्स देते हैं आपको। बोलिए बोलिए। पंकज जी बोलिए ना। राजेश, आवाज खुली हुई है उनकी। पंकज जी बोलते क्यों नहीं हो? राजेश भाई अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, वाईफाई बंद हो गया था, वो फोन से फोन नेटवर्क को मैं यूज कर रहा हूँ। बोलिए। हेलो, हाँ, दमानी साहब आपको प्रणाम, चरण स्पर्श। और आप मेरे लिए फादरली फिगर है, और 15 साल से आपका पूरा आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है। और पूजा और बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं सर। और आज मजा आ गया लिटरली, मतलब आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने हमें जो मार्ग प्रदर्शन किया है। मुझे आशा है आज 200-250 लोग थे जो आपको सुन रहे थे। डेफिनेटली उनके जीवन में आज के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग समझ नहीं पाते थे कि जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को कैसे मर्ज कर सकते हैं, आज डेफिनेटली उनको एक बहुत बड़ा रास्ता आपने दिखाया, और हम उस रास्ते पे आपकी कृपा से ऑलरेडी चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आगे भी प्लीज जैसे जैसे आपको समय मिलता है, मतलब हमारा मार्गदर्शन करें। इसी गुजारिश के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने समय निकाला। 250 लोग थे, और फेसबुक पर भी कम से कम 1500 से 2000 लोग आपको देख रहे थे। और ये वीडियो, जो लोग मेरे से वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, FPRT के फेसबुक पेज पर ये रिकॉर्डिंग सुरक्षित है, वहां से आप ले सकते हैं अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दमानी साहब। आज भिल्ली की कुटिया में राम आ गए, ऐसा एहसास हो रहा है। मैंने बात सुनी थी, और आप भिल्ली की कुटिया में आते रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज का सेशन 1.5 घंटे से हमको संतुष्टि नहीं हुई है। आपको होटल क्राउन प्लाजा में फुल डे के लिए आपका सेशन हमको करना पड़ेगा। अगर मैं फुल डे के लिए दमानी साहब को बुलाऊं तो आप लोग आना पसंद करेंगे क्या? भाई भाई लिखो, यस लिखो भाई। जय हो सर। आपका TRP बहुत ज्यादा है, आपसे ईर्ष्या भी हो रही है मेरे को।
ऐसी कोई बात नहीं है। आपका आप टीआरपी जिस सुपर काम सुपर डुपर है। अरे राजेश भाई, आप जिस काम में जुड़े हो, जिस योगदान में आप दे रहे हो समाज को और हमारे एजेंट कम्युनिटी को, बहुत बड़ा काम है। थैंक और यू सर। मैं चाहूंगा जिसमें बहुत उन्नति हो, लोगों की बहुत उन्नति हो। स्काई इज नॉट द लिमिट। अब तो लोग मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, तो स्काई इज नॉट द लिमिट। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। राजेश राठौर भैया शांति पाठ प्ले कीजिए। क्वेश्चन सेव कर देंगे सर। सबको ओपन कर दो राजेश, सबको ओपन कर दो। देखो सर, या तो जो क्वेश्चन उसका आंसर ले लो, ऐसे नहीं करते हो ऐसे आप दिक्कत हो जाएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सर। नहीं सर, जब तक आपको क्वेश्चन आप मुझसे पूछो ना, मैं आपको आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं है मजा नहीं आता काम करने में। मुझे नहीं मजा आएगा काम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको स्क्रीन कर दूंगा। बहुत धन्यवाद सर। खत्म, बातें खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, अतुल भाई, पंकज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल भाई बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मैं उसका जवाब मैं भी दे देता हूँ आपको निकाल के। हेलो, वो तो सर रहेगा, वो कहाँ जाएगा। आप छोड़ भी दोगे तो आपके घर चाय भी नहीं पहुंच जाऊंगा सर, टेंशन मत लो आप। तो कुछ ले लो।